अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग के जो बेसिक सिनेरियोज थे जिनको हमने कुछ स्ट्रक्चर दे सकते थे वो तो सारे हमने डिस्कस कर लिए। मज़ीद अब इंशाअल्लाह हम सवालों पे जाएंगे तो इनसे हट के भी कुछ सिनेरियो हमारे सामने आएंगे, उनको भी देखेंगे। फिलहाल डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस से एक टूल हमारा रह गया है, वो हम टूल डिस्कस कर लें तो इसके बाद मुझे लगता है फिर हमारे पास पेपर क्वेश्चंस ही हैं। फिर ये हमारे सारे इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं जो पास पेपर क्वेश्चंस जिनके पास सेट अवेलेबल थे वो सारे आपके सामने आ रहे हैं। मैंने इंटेंशनली चूज कुछ वो पास पेपर किए हैं। वैसे तो इस डिसीजन मेकिंग के एरिया में पास रेट वैसे ही लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का एरिया इट रिक्वायर्स मोर एप्लीकेशन, मोर थिंकिंग ऑफ योर माइंड। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया हमारा बच्चों का सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्वेश्चन रीडिंग कमज़ोर होती है हमारी, सोचने से हम घबराते हैं, हम फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये कमज़ोरी है और ये इस एरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सवाल को बार बार अच्छी तरह पढ़ने के आदी हों और सवाल को, प्रॉब्लम को समझने की आप में ताकत हो और आपको बेसिक जो असूल हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम के रूल्स क्या हैं वो आपके जहन में हो और उनको आप पहचान के अप्लाई करने की एबिलिटी हो। नॉर्मली हमारा बच्चा चूंकि इस चीज़ में कमज़ोर होता है तो आप देख सकते हैं इस एरिया में परफॉर्मेंस भी कमज़ोर है। खैर मैंने भी इंटेंशनली कुछ, यानी कि सारे सवालों में ऐसी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन मैंने इंटेंशनली जो चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं वो उठाए हैं क्लासरूम डिस्कशन के लिए, ताकि जिन सवालों में कोई 30-35% भी पास रेट है तो वो शायद आप घर में कर लो, खुद भी समझ शायद थोड़ा बता जाए। लेकिन इनमें थोड़ा मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि एक तो ये कुछ यकीनन कुछ ना कुछ चैलेंज होगा, लेकिन उस चैलेंज से हट के दूसरी बात जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि 8% बच्चा पास हो। चैलेंजिंग क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन हम सवाल करेंगे क्लास में इंशाअल्लाह, हम देखेंगे नहीं भाई इतना भी नहीं था कि 8% रिजल्ट आता। यहां पे फिर वो एक और प्रॉब्लम हाईलाइट होती है, इनएबिलिटी टू हैंडल सच क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिस पे मैंने आपको तरीका सिखाया यार, अजम्पशन लेके जहां फंस रहे हो अजम्पशन लेके आगे चलो, अगले स्टेप पे जाओ और सवाल कंप्लीट करो। ये दूसरी प्रॉब्लम भी हाईलाइट यहां पे हो जाती है। एक सवाल को अच्छी तरह ना पढ़ने की आदत है, सोचने की ना आदत है, और तीसरी बात एग्जाम टेक्निक की कमी है कि भाई सवाल मुश्किल भी आ जाते हैं कोई बात, लेकिन मुश्किल सवाल में भी आप मेजॉरिटी बच्चे पास होने की कोशिश कर सकते हैं अगर वो एग्जाम टेक्निक के मुताबिक चलें। तो इसलिए मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन लिए जिनको हम डिस्कस करेंगे जब जाएंगे कि भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन में भी हम कैसे पास हो सकते हैं, ताकि इस बात को भी मैं हाईलाइट कर सकूं। बट एनीवेज, लेकिन इस पर जाने से पहले हमारा एक ये टॉपिक, एक स्लाइड का ही टॉपिक है, इस पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये आपको याद होगा लेबर कॉस्टिंग का जब चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैंने कुछ सेगमेंट छुड़वाया था, मतलब छुड़वाया क्या, आपको बताया था भाई इसका एक हिस्सा रहता है डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे जाके। और उसको छुड़वाने की वजह ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है लेबर कॉस्टिंग का, लर्निंग कर्व का, ये अभी तक हमें ज्यादातर डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में ही टेस्ट किया गया है, इसलिए मैं इसको डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में ही डिस्कस करता हूं। जब आपको डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट की पहचान हो जाए, डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल्स आप थोड़े सीख लें, तो उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ भी आता है और इस टॉपिक के पास पेपर क्वेश्चंस भी आप कर पाते हैं अच्छे अंदाज से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब यहाँ पे लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट के साथ ही हम इसके एसोसिएटेड एक आध सवाल, इलस्ट्रेशंस के साथ एक आध सवाल भी कर लेंगे बिफोर मूविंग टू द अदर पास पेपर क्वेश्चन। अच्छा जी, लर्निंग कर्व क्या है? ये टर्म लर्निंग कर्व या लर्निंग इफेक्ट पे पीछे कहीं बात हो चुकी है हमारी। कहां पे बात हुई थी, किस चैप्टर में? टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ लिया आपने? अगर याद हो, टारगेट कॉस्टिंग में कॉस्ट गैप को क्लोज करने का तरीका, उसमें एक जुमला लिखा हुआ था कि लर्निंग इफेक्ट की मदद से भी कॉस्ट रिड्यूस होती है। लर्निंग कर्व ब्रैकेट में लर्निंग इफेक्ट ब्रैकेट में लर्निंग कर्व वहां पे आया था, और वो मैंने आपको वहां पे मैंने आपको बेसिक मीनिंग आपको समझाया था कि लर्निंग इफेक्ट क्या है, कि एक वर्कर जब एक जॉब को रिपीट करता है तो जॉब रिपीट करने से, नई जॉब रिपीट करने पे, रेपिटेशन वाली जॉब पे टाइम पिछली जॉब से कम लगता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग इफेक्ट। जो भी प्रोडक्शन या कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हैं जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, वहां पे लर्निंग इफेक्ट आएगा। और
लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें सिखाता है कि लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। जैसे मुझे 100 यूनिट्स का ऑर्डर मिला और मुझे 100 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट मेजर करनी है, तो उसके लिए मुझे 100 यूनिट्स का लेबर टाइम चाहिए। अब लेबर टाइम पहले यूनिट का से 10 घंटे है, एंड इफ देयर इज सम लर्निंग इफेक्ट तो 100 यूनिट्स का टाइम 100 इंटू 10 तो नहीं होगा ना, यकीनन 1000 से कम होगा, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट है। पहले यूनिट पे 10 लगे हैं तो दूसरे पे 10 से थोड़ा कम लगेगा, तीसरे पे उससे भी थोड़ा कम, एंड सो ऑन। तो लर्निंग इफेक्ट को लेबर की कॉस्टिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए टू अराइव एट सुटेबल अप्रोप्रिएट लेबर कॉस्ट फॉर द जॉब, वो है इस टॉपिक का हमारा मेन थीम। ठीक है जी। इसके लिए हम एक डेफिनेशन इसमें लेके आते हैं लर्निंग रेट की। लर्निंग रेट की डेफिनेशन लेके आते हैं, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है? एज क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स, the cumulative average time per unit falls to a fixed percentage referred to as learning rate, falls to a fixed percentage of the previous average time। इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा डाटा यहां पे अगर आपके लिए अरेंज करूं, मैं टोटल प्रोडक्शन और टोटल लेबर आवर्स, मैं अगर एक फैक्ट्री का रिकॉर्ड करूं, टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल लेबर आवर्स, ये मैं 2 वैल्यूज रिकॉर्ड करूं एक फैक्ट्री में, तो मैंने देखा कि जब मैंने एक यूनिट बनाया तो मेरे 100 आवर्स लगे। मैंने जब 2 यूनिट बनाए तो मेरे 180 घंटे लगे। मैंने जब 4 यूनिट्स बनाए तो 324 आवर्स लगे। एक फैक्ट्री का मैंने प्रोडक्शन का रिकॉर्ड उठाया है। अब मैं इस रिकॉर्ड की मदद से आपको लर्निंग रेट की ये जो डेफिनेशन है ये समझाता हूं। इसमें क्या बात की जा रही है कि प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का जितने परसेंट रहता है, प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम, भाई ये तो एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, तो एवरेज टाइम पर यूनिट हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट जी। एक यूनिट पे टोटल टाइम 100 घंटे लगा तो एवरेज भी 100 है। 2 यूनिट पे टोटल टाइम 180 लगा तो एवरेज कितना है? 90 है। 4 पे टोटल 324 लगा तो एवरेज 81 है। ठीक हो गया? ये डाटा समझ आ गया? अब दोबारा डेफिनेशन पे जाओ। जब प्रोडक्शन डबल होती है तो एवरेज टाइम पिछले एवरेज का जितने परसेंट रहा, एवरेज टाइम पिछली एवरेज का कितने परसेंट रहा? प्रोडक्शन जब डबल होती है तो एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने परसेंट रहा? दिस इज द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट को, लर्निंग इफेक्ट इन थ्योरी क्या है? प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो एडिशनल यूनिट्स पे पिछले यूनिट से कम टाइम लगता है। ये जनरल लर्निंग इफेक्ट की डेफिनेशन है कि एडिशनल यूनिट पे पिछले यूनिट से कम टाइम लगेगा। ये जनरल डेफिनेशन है लर्निंग इफेक्ट की। लर्निंग रेट क्या है? भाई टाइम तो कम लगेगा, बट कितना कम लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तभी हम लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। जब हमें पता लगे कि प्रोडक्शन बढ़ने से टाइम कितना कम होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ने से टाइम कितना कम होता है उसको समझने के लिए लर्निंग रेट की डेफिनेशन है। और लर्निंग रेट की डेफिनेशन प्रोडक्शन के डबल होने पे ही अप्लाई की जाती है। टाइम कितना कम होता है तो प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का 90% रह जाएगा।
प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का 90% रह जाएगा। तो हम कहेंगे भाई इस प्रोडक्शन प्रोसेस में लर्निंग रेट 90% है। इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में लर्निंग रेट इज 90%। मुझे ये डाटा दे दिया जाए तो इसमें से मैं लर्निंग रेट 90% निकाल सकता हूं कि भाई जब प्रोडक्शन डबल हो रही है, मेरा एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने परसेंट रह गया। पिछले एवरेज 100 थी, नई एवरेज 90 आ गई, तो 90%। प्रोडक्शन 2 से 4 डबल हो रही है, मेरा एवरेज टाइम 81 पे आ गया। पिछले एवरेज का कितना है ये 81 ओवर 90, 90%। तो लर्निंग रेट इज 90%। सो लर्निंग इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन बढ़ने से हर नए यूनिट पे पिछले यूनिट से कम टाइम लगता है। लर्निंग इफेक्ट को अपनी लेबर कॉस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करना, उसके लिए मुझे लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये लर्निंग रेट की डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए लर्निंग रेट से ही रास्ता निकलेगा। क्योंकि मुझे पता लगे नए यूनिट्स पे पिछले यूनिट से टाइम कितना कम लगता है, उसके हिसाब से ही मैं देख पाऊंगा ना मुझे कितने यूनिट बनाने हैं और उन पे कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, जब तक मुझे टाइम के रिडक्शन का रेट नहीं पता, मैं टोटल प्रोडक्शन पे कितना टाइम लगने वाला है ये मेजर नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपसे पूछूं भाई 8 यूनिट्स पे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आपके लिए बड़ा आसान है। प्रोडक्शन डबल होगी तो एवरेज टाइम पिछली एवरेज का 90% रह जाएगा, क्योंकि लर्निंग रेट 90 है ना। तो मेरा एवरेज टाइम प्रोडक्शन डबल होने से 81 का 90% कितने पे आ जाएगा 72.9। और अगर मैं आपसे पूछूं 8 यूनिट पे टोटल टाइम कितना लगेगा 72.9 इंटू 8 583.2। मैं आपसे एक और सवाल करूं, अच्छा भाई अगर मेरे पास ऑर्डर 16 यूनिट्स का है तो फिर मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा 16 यूनिट्स का। आप करोगे इसका 90%, एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, एवरेज टाइम 65.61 और टोटल टाइम इंटू 16 1076। तो देखिए लर्निंग रेट की जब इंफॉर्मेशन आ गई, तो अब लर्निंग रेट की इंफॉर्मेशन के साथ मैं प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ मेरा लेबर टाइम कैसे बदल रहा है मैं ले पा रहा हूं। अब मुझसे कोई मांगे, मुझे बता दिया जाए कि भाई पहले यूनिट का एवरेज टाइम 100 है, पहले यूनिट का टोटल हो या एवरेज हो एक ही बात होती है। मुझे बताया जाए जी पहले यूनिट का टाइम 100 है और लर्निंग रेट 90 है, 2 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा, 4 पे कितना लगेगा, 8 पे कितना लगेगा, 16 पे कितना लगेगा। मैं लेबर टाइम लर्निंग इफेक्ट को लेबर टाइम में शामिल करके यहां से वर्किंग कर पाऊंगा। ठीक है जी। तो लर्निंग इफेक्ट की वजह से अगर मैं लर्निंग इफेक्ट ना ले रहा होता तो भाई 16 यूनिट्स का टाइम मैंने कितना ले लेना था 1600 घंटे। अगर मैं लर्निंग इफेक्ट को अपनी कॉस्टिंग में शामिल ना करता तो मैंने 1600 घंटे की कॉस्ट डाल देनी थी, और 1600 घंटे की कॉस्ट डालता तो मेरी प्राइस कॉस्ट भी बढ़ जानी थी और प्राइस भी आउट हो जानी थी, मुझे ऑर्डर नहीं मिलना था। तो अगर लर्निंग इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो यू मस्ट इनकॉर्पोरेट लर्निंग इफेक्ट इन योर कॉस्ट कैलकुलेशन। तो इस सेगमेंट में हम यही सीखने जा रहे हैं, लर्निंग इफेक्ट को अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन में कैसे शामिल करना है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया कि भाई उसके लिए मुझे लर्निंग रेट को डिफाइन करना पड़ेगा। लर्निंग रेट डिफाइन करने के बाद ही मैं लर्निंग इफेक्ट को अपनी लेबर टाइम में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। अब यहां पे दोबारा सुन लो मेरी कहानी। मैंने कहा पहले यूनिट पे अगर 100 घंटे लगते हैं और लर्निंग रेट 90% है तो 2 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा। प्रोडक्शन 1 से 2 मतलब डबल, 90% लर्निंग का मतलब एवरेज टाइम 100 से 9 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा, तो 90 × 2। मुझसे पूछा जाए भाई पहले यूनिट पे 100 यूनिट लगते हैं, 100 आवर लगते हैं, 4 यूनिट्स बनाने हो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो मैंने कहा 1 से 2, 2 से 4, 2 दफा डबल हो गया, तो 90 का फर्दर 90% ले लिया, 81 पे एवरेज आ जाएगी। एवरेज 81 पे आ जाएगी तो 4 × 81
324 एंड सो ऑन। आगे की कहानी तो मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो होगी लर्निंग रेट और लर्निंग इफेक्ट का मीनिंग और लर्निंग इफेक्ट का इंपैक्ट हमारी लेबर कॉस्ट पे, जो कि जरूरी है, जरूर डालना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब जिंदगी असल में इतनी आसान रहती नहीं है। जिंदगी में मुश्किल कब आती है? जब वो कहेगा जी 12 यूनिट का लेबर टाइम बताओ। अब मैंने तो जो बातें की डबल डबल के हिसाब से सीखा ना भाई, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बीच में 12 आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, उसका टेबल टाइम इस टेबल में तो कहीं फिट नहीं बैठता। तो उसके लिए हमें फिर ये फार्मूला अवेलेबल है। अगर तो प्रोडक्शन डबल डबल चल रही है ना, फिर तो मैं लर्निंग रेट के साथ एवरेज टाइम निकालता जाऊंगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन डबल नहीं हो रही, बीच में किसी नम प्रोडक्शन का मुझे एवरेज टाइम चाहिए, तो फिर ये फार्मूला चलता है। ये फार्मूला क्या है? एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करने का फार्मूला है ये। वाई इज द एवरेज टाइम पर यूनिट? ए इज द टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिनके लिए आप एवरेज टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 12 यूनिट्स का टाइम चाहिए। वैसे बाय द वे पहले इस फार्मूले को हम जो हमने टेबल है ना उसे वेरीफाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल, टेबल में हमने आखिरी नंबर क्या लिया है? 16। तो हम x 16 के लिए इस फार्मूले को अगर हल करें, हमारा टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट 100 है, लर्निंग रेट हमारा हम जो लेके चल रहे हैं वो 90% है, ठीक है जी। तो हम पहले इसको इसके साथ लेके चलते हैं। b मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, मैं अभी कर देता हूं आपको। b टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट 100, x 16 रेज टू पावर b। b होता है जनाब ये लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2। जैसे आपका लर्निंग रेट अगर 90% है तो आपको लॉग ऑफ 0.9 ओवर लॉग ऑफ 2, ये वैल्यू कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर पे जी, क्या आ रही है? लॉग ऑफ 0.9 डिवाइड विद लॉग ऑफ 2। नो, लॉग ऑफ 0.9 ओवर लॉग ऑफ 2 को सही कैलकुलेट कर पा रहा है बेटा? मैं जो पूछ रहा हूं मुझे वो बता बेटा। -0.3 डेसिमल तक जाते हैं, 152 शायद। ये लर्निंग जो इंडेक्स है इसको हम लर्निंग इंडेक्स कहते हैं। तो लर्निंग इंडेक्स 3 डेसिमल तक हम कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला हमें याद है, ये लर्निंग इंडेक्स बी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ऑल्दो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में बी की वैल्यू हमें दे देता है कि जी 90% पे बी इतना है, 80% पे बी इतना है, बट हमें फार्मूला भी छोटा सा याद रखना है कि अगर नहीं दे तो हम कैलकुलेट कर सकें। मुश्किल बात तो नहीं है, ठीक है। दे दिया तो वहां से उठा लेंगे, नहीं दिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जनाब इसको फीड कीजिए यहाँ पे -0.152। तो क्या आई जनाब एवरेज? 65 यही वैल्यू निकाली हुई हमने वहां पे भी हमने 16 यूनिट्स पे 65.61 ही निकाली हुई, ठीक है। तो ये डबल होने से टाइम की रिडक्शन जो है वो इस फार्मूले ने कैटर कर ली। लेकिन ये फार्मूला हमें फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है ना। जो मैं बात कर रहा था जी 12 यूनिट पे क्या होगा, 25 यूनिट पे क्या होगा, हम उस पर भी एवरेज टाइम निकाल पाएंगे। तो जैसे मुझे 12 यूनिट्स का टाइम लेना है तो भाई यहाँ पे 12 फीड कर दो, बाकी सब वही रहेगा। तो 12 यूनिट पे एवरेज टाइम क्या होगा? 8 और 16 के बीच में कहीं रुका होगा ना, 68.54। तो ये जो 12 का एवरेज टाइम है ये मैं टेबल की मदद से नहीं निकाल सकता था, लेकिन ये फार्मूला मेरे पास आ जाए तो मैं किसी भी यूनिट पे एवरेज टाइम निकाल सकता हूँ। 4 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 9 पे, 12 पे, 16 पे, 18 पे, 20 पे, मैं इस फार्मूला की मदद से एवरेज टाइम निकाला करूंगा। एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाएगा तो इंटू 16 कर दो, टोटल टाइम फॉर 16 यूनिट्स हो गया। एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया, इंटू 12 कर दो तो टोटल टाइम फॉर 12 यूनिट्स हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने कॉस्टिंग करनी है 12 यूनिट्स की, तो ये एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया, इंटू 12 कर दो, टोटल टाइम फॉर 12 यूनिट्स हो गया। रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट फॉर 12 यूनिट्स होगी, लेबर कॉस्ट फॉर 12 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो इस तरह हम लर्निंग इफेक्ट को इस फार्मूला की मदद से अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर पाते हैं। जी बेटा, जी एक क्वेश्चन में एक ही लर्निंग रेट अप्लाई होगा,
ऐसा ही है, या 80% देगा या 90% देगा या 95% दे, जो मर्जी दे दे, कोई एक रेट, लर्निंग रेट आपको एक ही दिया जाएगा जिसके मुताबिक आपको सवाल हल करना होगा। जी कोई और सवाल? अच्छा जी, अब हम इसकी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर हम सीखना शुरू करते हैं, आगे अपनी लर्निंग को आगे लेके चलते हैं। है कॉन्सेप्ट बेसिक ही, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन में वेरिएशंस हैं, तो उन वेरिएशंस को हम देखते हैं एक्टिविटीज़ की मदद से। तो जी लर्निंग कर्व में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1, योर कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ न्यू स्पेशल कंपोनेंट, इंजीनियरिंग डिवीजन प्रिपेयर्स द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट। मटीरियल 100 kg 50 रुपए के हिसाब से, लेबर 300 आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट एट द रेट ₹100 पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड आर चार्ज एट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट एंड लर्निंग कर्व इज एक्सपेक्टेड टू बी 80%। ये डाटा आ गया पार्ट ए। What will be the cost of 10 components if company receives an order of 10 units from the single customer? हमें एक कस्टमर से पहले, हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और उस नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पहले कस्टमर से हमें 10 यूनिट्स का ऑर्डर मिल जाए, तो हमसे कहा जा रहा है इन 10 यूनिट्स की कॉस्ट बताओ क्या है। तो 10 यूनिट की कॉस्ट के लिए मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, तीनों कंपोनेंट्स की कॉस्ट हमें मेजर करनी होगी। तो दो कंपोनेंट्स तो मटेरियल तो आसान है, ओवरहेड भी आसान है, लेबर आ गई तो ओवरहेड की भी आ जाएगा। असल तो वर्किंग हमें लेबर के लिए करनी पड़ेगी। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होना है। इस एक छोटी सी एक्टिविटी में हम लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये छोटी सी एक्टिविटी के ABC दो तीन पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स में लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट तकरीबन 70-80% हमारा कवर हो जाएगा। आगे एक दो इलस्ट्रेशन और करेंगे तो बाकी जो परसेंटेज रह गई वो 25-30% वहाँ पे कवर हो जाएगा, और आखिरी 1-2% के लिए हम पहला सवाल करेंगे एग्जाम का तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। मतलब ये लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम लेवल डिस्कशन कल बाय द एंड ऑफ कल का लेक्चर ये इंशाअल्लाह खत्म हो चुका होगा हमारा। अच्छा जी, हमें एक्टिविटी 1 है जी हमारे पास, और हमें पार्ट ए में 10 कंपोनेंट्स की कॉस्ट मेजर करनी है। मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट तो नहायत ही आसान है, 100 kg पर यूनिट है। सॉरी जी, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट होती है जी। 100 kg पर यूनिट है और हमने 10 यूनिट्स बनाने हैं, तो 10 यूनिट की क्वांटिटी होगी इंटू ₹50 पर केजी। कितनी बनी जी? 10 यूनिट की लेबर कॉस्ट 50,000। पहले यूनिट पे टाइम तो लगा 300 घंटे, तो अगर लर्निंग रेट ना होता तो 10 यूनिट का टाइम होता 300 × 10, लेकिन लर्निंग रेट है, इसका मतलब 300 × 10 नहीं होना। दूसरे यूनिट पे टाइम कम, तीसरे पे उससे कम, एंड सो ऑन। लर्निंग इफेक्ट को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बट इन एनी केस कंप्यूटेशन तो रहेगी लेबर आवर्स इनटू रेट। रेट तो हमारा 100 ही है ना। हाँ, जो इम्पैक्ट आना है लर्निंग कर्व का, लर्निंग रेट का, वो आवर्स पे आना है, तो इसके लिए मैं वर्किंग 1 बना लूंगा। और जब मैं लेबर कॉस्ट निकाल लूंगा तो लेबर कॉस्ट का 50% ये मेरी वेरिएबल ओवरहेड आ जाते हैं, और यहां से मेरी कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स। अच्छा जी, मुझे चाहिए कितने यूनिट्स की लेबर टाइम? 10 यूनिट का लेबर टाइम। अब ये 10 यूनिट जो हैं वो 2 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो जाता है, तो 10 तो बीच में कहीं आ गया। वैसे बीच में ना भी आए, पहाड़े में आ भी रहा हो, हम फार्मूला अप्लाई किया करेंगे आइंदा। टेबल में आ भी रहा हो, हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम फार्मूले पे जाया करेंगे, ठीक है। तो अब मैं फार्मूला लेके आता हूं वर्किंग 1 में। मुझे y का फार्मूला मेरे पास है AXB। y क्या होता है?
एवरेज टाइम पर यूनिट। मुझे एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, पहले यूनिट में टाइम लगेगा 100 और लर्निंग कर्व 80%। 80% का लर्निंग इंडेक्स निकालो क्या, log 0.8 ओवर log 2 माइनस 0.322। जी यहां से एवरेज टाइम निकाल लीजिए। सॉरी माई मिस्टेक, 300। पहले यूनिट पर टाइम लगना है 300 इंटू 10 रेस्ट 142.95 लेबर आवर। ये एवरेज टाइम पर यूनिट है। व्हेन यू प्रोड्यूस 10 तो टोटल टाइम चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1429.5। ये जी हमारे लेबर आवर्स आ गए 10 यूनिट के। पहले यूनिट पे टाइम लगता है 300। अगर लर्निंग रेट 80 है तो 10 यूनिट बनाओगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट 142.95 होगा। ये एवरेज टाइम पर यूनिट है, इंटू 10 कर दो तो 10 यूनिट्स का टोटल टाइम आ गया। लीजिए जी इसको यहाँ फीड कर दीजिए 142.9.5 इंटू 100, ये बन गया जी 142.950 और 142.950 का 50% 71475। लीजिए जी टोटल कॉस्ट 264425। अच्छा जी, फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग कर्व के फॉर्मूले की एप्लीकेशन हमने देखी। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को यहाँ पे पार्ट ए को हल करने में दिक्कत, हमारा लर्निंग जो फोकस है इस पार्ट में वो ये वर्किंग वन ही है भाई, ठीक है। बाकी तो मटेरियल की कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट वो हमारा लर्निंग फोकस नहीं है। लर्निंग फोकस है भाई लर्निंग कर्व के इफेक्ट से लेबर आवर्स मेजर करना, तो वो हमने वर्किंग वन में परफॉर्म किया है। 10 यूनिट्स बनाने हों तो 10 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना लगेगा ताकि हम 10 यूनिट्स की कॉस्टिंग कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप लर्निंग में पार्ट बी, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट। अब चूंकि सिर्फ हम लेबर पे ही फोकस कर रहे हैं तो पहले पार्ट में मटेरियल ओवरहेड भी आगे थे, अब आगे सिर्फ लेबर पे बात होने जा रही है। व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट 15 यूनिट्स इफ अनदर कस्टमर अप्रोचेस टू द कंपनी। अच्छा जी, अब यहां पे हमसे जिन 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट मेजर करने को कहा जा रहा है, क्या वो हमारे पहले 15 यूनिट्स हैं? हम इनसे पहले भी यूनिट्स बना चुके हैं। कितने? 10। लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिट्स को गिनती में पहचानो, ये कौन से 15 यूनिट्स हैं। तो भाई ये जिन 15 यूनिट्स की बात की जा रही है पार्ट बी में, ये 11th से 25th तक के 15 यूनिट्स हैं। लर्निंग कर्व इस पहचान के बगैर अप्लाई नहीं हो पाता भाई, क्योंकि पहले 15 यूनिट्स के आवर कुछ और है और ये सेकंड कस्टमर की बात हो रही है। सेकंड कस्टमर जो 15 यूनिट्स हमसे लेने आया है उसकी टाइम कुछ और है, तो हमें पहचानना है। जैसे एक्टिविटी 1 में मुझे 10 यूनिट की बात की गई थी, तो ये 1st से 10th तक मैंने बना लिए यहाँ पे। अब मुझे एक्टिविटी इसके पार्ट बी में 15 यूनिट की बात की जा रही है, तो ये 11 से 25वें तक के 15 यूनिट्स हैं। अब मुझे इन 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट बनानी है, तो लेबर कॉस्ट तो सिंपली आवर्स इनटू रेट ही होती है ना, तो असल में तो आवर्स बनाने हैं, आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी। अब ये 15 यूनिट्स की लेबर
आवर्स कैसे बनेंगे? इसके लिए आप लेते हैं टोटल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन अप टू लास्ट यूनिट। मतलब इस केस में कौन सा लास्ट यूनिट है? मतलब 25th। और इसमें से लेस कर दो टोटल लेबर आवर्स फॉर प्रीवियस प्रोडक्शन। प्रीवियस प्रोडक्शन से मुराद क्या है? इससे पहले, मतलब 1 से 10 तक। तो आपको लेबर आवर्स फॉर 15 यूनिट्स, कौन से 15 यूनिट्स? 11 से 25th वाले, इनका टाइम मिल जाएगा। समझ आई बात? सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है, कोई लंबी चौड़ी कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। ठीक है, तो जनाब हम टोटल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन अप टू 25 यूनिट, आखिरी यूनिट तक टोटल टाइम लेते हैं। आखिरी यूनिट तक एवरेज टाइम लेना हो, ये देखो जरा, ये एवरेज टाइम का फॉर्मूला है ना भाई। पहले यूनिट का टाइम 25x25, क्योंकि मैं 25 यूनिट तक के जहां टाइम लेना चाह रहा हूं। इंडेक्स -0.322। बोर्ड पे देखिएगा जरा बेटा, ये मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन आई प्रोड्यूस 25 इंटू 25 कर दो, तो टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट हो गया। टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट कितना है जी? 31266 इसमें से पहले 10 यूनिट का टाइम लेस कर दो, तो पहले 10 यूनिट का टाइम तो हम ऑलरेडी पार्ट ए में कैलकुलेट किए बैठे हैं ना, 14295.5, सॉरी, ये पहले 10 यूनिट का टाइम, तो माइनस कर दो 123.0.5 और इसको ₹100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कॉस्ट आ गई। आवर से इंटू रेट, कॉस्ट आ गई 123,050। बेटा मैंने 0.5 लिखा हुआ, तो इसको बदलवाओ ना मुझे। किसको बदलवाना है? इसको बदलवाना है, इसको बदलवाना है, किसको बदलवाना है? कहाँ पे इसकी? 0.75 बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, 75 कैसे आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही ना मुझे। ये 2660 में से 1429.5 माइनस करो तो 1230.75 कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है मुझे सिखाओ ना यार, बड़ा कुछ सख्ती से कोई 0.75 कराना चाह रहा था मुझसे। मतलब सीधा यहाँ पे 0.75 तो नहीं लिखवा सकते ना, या तो कोई ये फिगर गलत लिखी है या ये गलत लिखी है, कोई फिगर बदलवाओ पहले मुझसे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो शायद ये तो ठीक है, तो बेटा उसको ठीक करवाना पहले, फिर इस पर क्यों लड़ रहा है मुझसे? पहले कहा इसको 0.25 करो, तो ये 0.25 होगा तो ये 0.75 हो जाएगा। मेहरबानी, ये बोलो आगे। ये क्या? 75। लीजिए जी, एनी क्वेश्चन? आप बेटा जब एक दफा एक वैल्यू लिख देते हैं ना रजिस्टर पे, तो फिर उस वैल्यू को आगे कैलकुलेशन में कैरी करना है। अब आपके कैलकुलेटर पे वैल्यू कुछ और है, रजिस्टर पे आपने कुछ और लिखी। अब कैलकुलेटर, रजिस्टर पे आपने राउंड ऑफ करके लिख दी, कैलकुलेटर पे आपका राउंड ऑफ हुआ नहीं, और आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू से अगली वैल्यूज लेकर चलना शुरू कर दें, तो दिस क्रिएट एरर इन योर कैलकुलेशन। अब एग्जामिनर्स को पसंद करे ना करे उसकी मर्जी है, बट दिस इज नॉट गुड अप्रोच। अकाउंटेंट है, आपको ये चीज सीखनी है कि जो वैल्यू जब राउंड ऑफ करके यहां लिख दी है, जो वैल्यू लिखी है उसको लेके आगे चलो फिर कैलकुलेशन में। आप अगर 0.25 लेके चलना है तो लिखो 0.25 लेके चल पड़ो आगे, भाई कोई इतराज नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन लिखो यहां पे 0 और आगे कैलकुलेशन में 0.25 लेके चल पड़ो। दिस इज केयरलेसनेस, जो कि विच में लीड टू बिगर एरर्स इन सम क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मोहतात रहने की आदत हम अपनाएं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको फॉलो करने की कोशिश करें। जी जनाब, हो गया जी काम? तो पार्ट बी इज डन। दिस वाज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, कि भाई हमने लेबर टाइम निकालना है सेकंड लॉट का, कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे पहले भी हम कोई ऑर्डर दे चुके हैं किसी कस्टमर को, और हमारे पास दूसरा ऑर्डर आया है, तो दूसरा ऑर्डर आया तो उसका लेबर टाइम कैसे निकालना है, ये उसकी कहानी है।
थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग पार्ट सी में आएगा हमारे सामने। पार्ट सी पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, विच इज रियलिटी। लर्निंग कर्व, लर्निंग इफेक्ट कैन नेवर कंटिन्यू फॉर एवर। हमेशा तो नहीं ना, लर्निंग से हर नया यूनिट पिछले से कम टाइम में तो नहीं बनेगा। देर विल बी अ पॉइंट वेयर लर्निंग विल स्टॉप, अदरवाइज तो टाइम जीरो के करीब पहुंच जाएगा भाई। प्रोडक्शन टाइम तो चलता रहे तो प्रोडक्शन टाइम तो जीरो के करीब चला जाएगा, विच इज इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम कहते हैं लर्निंग इफेक्ट विल इवेंचुअली स्टॉप, रुक जाएगा, जिसके बाद जितने मर्जी यूनिट फर्दर बनाओ, फर्दर टाइम रिडक्शन नहीं होगी। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल। तो अब हम उस सिनेरियो से डील करने जा रहे हैं कि जहां पे प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व रुक जाती है। पार्ट सी डील्स विद दैट सिनेरियो। इफ कंपनी रिसीव सिंगल ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट फ्रॉम थर्ड कस्टमर। अब ये तीसरा कस्टमर आ गया, पहले को 10 दे दिए, दूसरे को 15 दे दिए, तीसरा कस्टमर आया 50 यूनिट्स का। What will be the labor cost of this order to the company, while engineering division has informed that learning effect will stop after manufacturing 40 units? इंजीनियरिंग डिवीजन ने कहा जी लर्निंग इफेक्ट 40 यूनिट्स तक चलेगा। 40 के बाद जो 41वां यूनिट आप बनाओगे ना, उसमें टाइम रिडक्शन नहीं होनी, ऑनवर्ड टाइम रिडक्शन नहीं आनी। तो जनाब अब ये कहानी है लेबर कॉस्ट मेजर करना ऐसी सिचुएशन में जहां पे लर्निंग इफेक्ट रुक जाता है। थर्ड केस। अच्छा जी, ये पहले से हम दूसरे पे आए, दूसरे से अब तीसरे पे जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो यही है भाई कि हमने जो यूनिट बनाने हैं, क्या ये मेरे पहले 50 यूनिट हैं? जिन पार्ट सी में जिन 50 यूनिट की लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने को मुझे कहा जा रहा है, क्या वो मेरे पहले 50 यूनिट हैं? कौन से वाले हैं? 25 तो पहले दे दिए थे भाई। 26 से 75 तक ये वाले 50 यूनिट है जिनकी बात हो रही है। तो पहला स्टेप तो वही है जो हमने पार्ट बी में सीखा था कि लेबर टाइम मेजर करने हैं। तो लेबर टाइम मेजर करने के लिए पहले देखो ये यूनिट्स कौन से हैं, पहले 1 से शुरू हो रहे हैं या ऑनवर्ड है। तो ये भाई 26 से 75 वाले यूनिट हैं, 50, जिनकी हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है। हो गया जी पहला स्टेप। अब यहां पे दूसरा स्टेप एक एडिशनल ऐड होता है कि भाई इन यूनिट्स की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व थ्रू आउट चलती रहेगी या रुक जाएगी? अगर तो लर्निंग कर्व चलती रहती ना तो यही काम होना था कि 75 यूनिट का टोटल टाइम माइनस 25 का टोटल टाइम। अगर लर्निंग कर्व थ्रू आउट चलती रहती तो जैसे पार्ट बी हुआ है वैसे ही हल होना था। 75 का टोटल टाइम माइनस 25 का टोटल टाइम, 50 का टोटल टाइम आ जाना था। लेकिन अब लर्निंग कर्व रुक रही है। दिस रिक्वायर्स एन एडिशनल लर्निंग। जब लर्निंग कर्व रुक रही है तो आप अपनी प्रोडक्शन के दो हिस्से कर देते हो कि भाई 26 से 75 तक टोटल 50 यूनिट्स हैं, लेकिन हम 26 से 40 तक जो 15 यूनिट्स हैं इनको अलहदा डील करेंगे, और 41st से 75th तक जो 35 यूनिट्स हैं इनको हम अलहदा डील करेंगे। तो यहां पे हम क्या पॉइंट सीख रहे हैं? जो यूनिट्स हमने बनाने हैं, अगर उन यूनिट्स की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व रुक रही है तो हम प्रोडक्शन के दो बैचेस बना लें। समझो, एक प्रोडक्शन अप टू लर्निंग कर्व, एक प्रोडक्शन बियॉन्ड लर्निंग कर्व। तो 40 तक एक हो गए और 41st से 75 तक अगले हो गए। 15 और 35 50 यूनिट्स की कहानी। तो प्रोडक्शन के दो हिस्से कर दिए हमने, दो बैचेस कर दिए। अच्छा, इसकी कहानी तो बिल्कुल वैसी है जैसी पार्ट बी में थी। 40 तक का टोटल टाइम माइनस 25 का टोटल टाइम। इस पार्ट की कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्ट बी की थी। तो मैं इसके यहां पे अगर वर्किंग वन इसकी परफॉर्म करूं, टोटल टाइम फॉर 40 यूनिट्स लेस टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट्स। 25 यूनिट का टोटल टाइम तो हमने ये निकाला हुआ है,
पार्ट बी में हमने निकाला हुआ है 2660.25, ये 25 यूनिट का टोटल टाइम था और 40 यूनिट का टोटल टाइम इसी तरीके से हम बना लेते हैं 300 इंटू 40 रेज़ टू पावर माइनस 0.322 इंटू 40, कितना बना जी 40 यूनिट का टोटल टाइम 365.863 लीजिए जी, ये आपके पास 15 यूनिट का टाइम आ गया। डबल 8.38, 15 यूनिट का टाइम 998.38। ये हमने लेबर आवर्स अभी कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, लेबर आवर 26 से 40 तक का लेबर आवर्स कितना लगेगा। जी कोई सवाल यहां तक? एक्टिविटी ए से बी, पार्ट बी से ए से बी पे आए, एक स्टेप आगे गई लर्निंग हमारी, बी से सी पे आ रहे हैं, एक स्टेप और आगे जा रही है हमारी लर्निंग यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब ये जो 35 यूनिट इनकी कहानी सुनिए जरा। लर्निंग कर्व रुकने का मतलब मैंने आपको भी बोला था कि जो टाइम 40th पे लगना है वही टाइम 41st पे, वही 42nd पे, वही 75th तक, तमाम 35 यूनिट पे सेम टाइम लगना है। एम आई राइट? तमाम 35 यूनिट पे एक ही टाइम लगना है, तो इसका मतलब टाइम फॉर द 40th यूनिट इंटू 35, ऐसा ही है। तो इसका मतलब मुझे यहां पे अब टाइम फॉर द 40th यूनिट चाहिए। 40वें यूनिट पे कितना टाइम लगा? ये जो टाइम है ये 40 यूनिट का टोटल टाइम है, और ये जो टाइम है ये 40 यूनिट बनाने पे एवरेज टाइम है। बट मुझे क्या चाहिए? 40वें यूनिट का टाइम। वाई से, ये वाई है ना भाई, वाई से जो वैल्यू मिलती है वो 40वें यूनिट का टाइम नहीं है, वो एवरेज टाइम है पर यूनिट, जब आप 40 यूनिट बना रहे हो। और अब मुझे 40th यूनिट का टाइम चाहिए, तो निकालना तो बड़ा आसान है भाई। 40th यूनिट का टाइम तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्किंग 2 से हम निकालें टोटल टाइम फॉर 40 यूनिट्स। क्या करें? लेस कर दें टोटल टाइम फॉर 39 यूनिट्स। तो जनाब यहां से जो मिलेगा ये मुझे लेबर आवर्स फॉर 40th यूनिट मिल गए। एक यूनिट जो 40वें नंबर पे बना है उसका टाइम आ गया। तो टोटल टाइम फॉर 40 यूनिट्स मैं निकाल ही बैठा हूं, ये पड़े हैं 3658.63। इसी तरीके से टोटल टाइम फॉर 39 यूनिट्स भी बना लेते हैं। 339 माइनस 0.322 इंटू 39, 359.36 माइनस करो 40th का टाइम। जी बेटा 62.27 37 जी 62.27, ये मेरा 40th यूनिट का टाइम है। और ये 40th यूनिट का टाइम 62.27 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2179.48 सम कर लीजिए। टोटल लेबर आवर्स फॉर 50 यूनिट्स, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 50 यूनिट के आवर्स आ गए 3177.86। इनको मल्टीप्लाई कर दें रेट से ₹100, तो हमारी लेबर कॉस्ट आ गई 3177.86। एक्टिविटी सी, तो ये एक्टिविटी 1 में आप कह सकते हैं कि लर्निंग कर्व हमारा तकरीबन, बल्कि जब ये लगता है 90% से भी ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा 90% से भी ज़्यादा कवर हो गया सिर्फ एक एक्टिविटी से, जिसके 3 पार्ट ए बी सी हमने देखे। और ये कॉन्सेप्ट जब हमें एग्जाम में आता है तो यूजुअली
5 नंबर की कैलकुलेशन इस कॉन्सेप्ट पे बेस होके आती है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही तकरीबन टेस्टिंग हो रही है। रीसेंट एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे इंडिपेंडेंट 8 नंबर का सवाल आया हुआ है। लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट पे इंडिपेंडेंट 8 नंबर का सवाल है, वो भी आपकी नज़र से इंशाअल्लाह जल्दी गुजर जाएगा। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि 90% के करीब हमारा ये कॉन्सेप्ट इन 3 पार्ट्स में कवर हो गया है। आपकी होम असाइनमेंट है इन 3 पार्ट्स को जाके रिवाइज करना है और फिर इन्हीं के रिवीजन के लिए आपको ये फर्दर एक्टिविटी सवाल में बनी हुई है कि प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा लो, डाटा ऊपर से लो, लेकिन रिक्वायरमेंट एबीसी ये वाली नहीं, ये एबीसी को हल करो। पहले एक्टिविटी 1 को रीडू करेंगे आप, फिर एक्टिविटी 1 के डाटा को लेके एबीसी ये वाली परफॉर्म करेंगे। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, हम एक्टिविटी 1-2 एक्टिविटीज और हैं वो देखेंगे और फिर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी इस एरिया का करेंगे। तो कल आप समझिए पास पेपर क्वेश्चन के साथ तकरीबन हमारा ये चैप्टर 100% कवर हो चुका होगा। रिवीजन आगे आएगी, मजीद क्वेश्चन कल आगे आएंगे, इसके आगे भी चल के आएंगे। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन लर्निंग कर्व डिसीजन मेकिंग में जो लेबर कॉस्टिंग का पोर्शन था लर्निंग कर्व, उस पे हमने कल बात शुरू की थी और कुछ एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की थी लर्निंग कर्व में। कुछ एस्पेक्ट लर्निंग कर्व के हमने एक्टिविटी 1 में सीखे थे और इनकी रिवीजन के लिए आपको एक्टिविटी फर्दर एक्टिविटी जो है इसका काम होम असाइनमेंट के तौर पर दिया गया था। तो एनी क्वेश्चन? अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जामिन इज हियर फॉर द सिलेबस नेक्स्ट वीक के टेस्ट का। तो आखिरी टेस्ट हमारा कौन सा हुआ था? असेसमेंट हुई थी और कहाँ तक होगी थी? चैप्टर 8। तो इसका मतलब हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये 2 चैप्टर हैं, टारगेट कॉस्टिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग, चैप्टर 9 एंड 10। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक का सिलेबस। अच्छा जी, तो हम लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे मज़ीद लेके चलते हैं। 2 हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं मज़ीद बिफोर मूविंग टू द एग्जामिनर क्वेश्चन। इन 2 एक्टिविटीज़ से भी ज़रा गुजर जाएं पहले। तो एक्टिविटी 2 पे आ जाइए जनाब। एग्ज़ाम में हमें अक्सर लर्निंग कर्व रेट दिया जाएगा, लेकिन कभी कभार हमें लर्निंग कर्व रेट एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता और एग्ज़ामिनर हमसे कहता है कि भाई आप लर्निंग कर्व खुद कैलकुलेट, लर्निंग रेट खुद कैलकुलेट कर लो। मतलब पहले लर्निंग रेट कैलकुलेट करो, फिर उस लर्निंग रेट की मदद से लेबर कॉस्ट मेजर कर लो। तो लर्निंग रेट मेजर करने के लिए एग्ज़ामिनर हमें इस अंदाज में डाटा देता है और अगर हमें डाटा अवेलेबल है, लर्निंग रेट की डेफिनेशन हमें पता हो, तो हम बड़ी आसानी से लर्निंग रेट मेजर कर लेते हैं। लर्निंग रेट मेजर करने के लिए हमें एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि एवरेज टाइम पर यूनिट के बिहेवियर से लर्निंग रेट मेजर किया जाता है। और हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आप एवरेज टाइम पर यूनिट देखो कि प्रोडक्शन डबल होने पे एवरेज टाइम पर यूनिट कहाँ जाता है, उसके ऊपर आप लर्निंग रेट मेजर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें यूनिट नंबर, अब ये डाटा बेटा ध्यान से पढ़ना, तो यूनिट नंबर है, मतलब पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, और ये टाइम स्पेंट ऑन पहला यूनिट, टाइम स्पेंट ऑन दूसरा यूनिट एंड सो ऑन है। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज टाइम पर यूनिट मेजर कर लूँ, क्योंकि मुझे तो लर्निंग कर्व एवरेज टाइम पे लगाना है ना, तो पहला यूनिट किया तो 1 यूनिट का एवरेज टाइम भी 250 ही है। लेकिन जब 2 यूनिट किए तो मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? 250 प्लस 150 डिवाइड विद 200। अच्छा, अब 1 से 2 पे जब हम मूव किए हैं तो मेरी प्रोडक्शन तो डबल हो गई है ना, मेरी प्रोडक्शन 1 से 2 में डबल हो गई है। तो मैं देख लेता हूँ प्रोडक्शन डबल होने पे मेरा एवरेज टाइम पिछली एवरेज का कितने % रहा? 80%। तो मेरा लर्निंग रेट सिंपली 80% है। आगे का डाटा मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए एक्सेसिव डाटा है, उसकी ज़रूरत मुझे है नहीं। लेकिन मैं एहतियातन एक प्रैक्टिस के तौर पे 2 से 4 की एक्टिविटी भी परफॉर्म कर लेता हूँ। प्रोडक्शन 2 से 4 हो फिर डबल होगी, तो 4 पे देखो एवरेज क्या हुई, 250 प्लस 150 प्लस 127 प्लस 113 डिवाइड विथ 4, क्या हुई एवरेज? 160। और देख लो
प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का कितने परसेंट रहा? 80%। तो वही लर्निंग रेट जो मैंने प्रोडक्शन डबल होने 1 से 2 पे निकाला था, वही लर्निंग रेट प्रोडक्शन डबल होने 2 से 4 पे निकल रहा है। तो 2 से 4 पे निकलना मेरे लिए कोई यूज़फुल एक्टिविटी है नहीं, मेरा 1 से 2 पे ही काम कंप्लीट हो जाता है। तो लर्निंग रेट इज़ 80%, दैट्स इट। अगला डाटा इवन 4 से 8 पे भी काम करना चाहो यही 80% आएगा, ज़रूरत नहीं है। हमारा काम जहाँ पे ख़त्म हो गया, हमें उससे आगे की एक्टिविटीज़ डाटा को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लर्निंग रेट डिटर्मिन करना, हमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस ऐसे नज़र आते हैं जिनमें एग्जामिनर हमें लर्निंग रेट देता नहीं है, लर्निंग रेट हमें डिटर्मिन खुद करना पड़ता है इस अंदाज में, इस तरह की वर्किंग की मदद से। ये कल जो हमने काम किया था उसकी छोटी सी एक रिवीजन है। अगर 80% लर्निंग कर्व है तो टाइम टू बी टेकन फॉर द 16th यूनिट। एक्सरसाइज पढ़िए, एक्टिविटी पढ़िए और मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। 16th यूनिट का टाइम चाहिए। सिक्सटीन्थ यूनिट का टाइम लर्निंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 80% की माइनस पॉइंट 322 ये हमारी 80% का लर्निंग इंडेक्स है। लीजिए जी 16 यूनिट का टाइम आप ऐसे निकाल पाएंगे, कितना आता है? 16th यूनिट का टाइम है 14.85। बेटा ये फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या इन फैक्टर्स की कंस्ट्रक्शन में कोई इतराज, कोई गलती है? 15.15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, पास पेपर का क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट पे के इस्तेमाल के साथ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन 27, क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड, इसका पार्ट ए डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपकी होम असाइनमेंट है। हम इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 12 नंबर का, उसको देखते हैं। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड कैफ लेवल पे सवाल नहीं आया था, ये सवाल सीफैप लेवल पे पास में कभी आया था, जिसको कैफ लेवल पे अडॉप्ट किया है आई कैप क्वेश्चन बैंक ने, तो इसलिए हम भी इसको अपनी डिस्कशन में लेके आ रहे हैं। इसका ओरिजिनल सोल्यूशन जो आई कैप ने दिया था उसमें कुछ एरर्स हैं, इसलिए ये सोल्यूशन मैंने अपडेट किया हुआ है।
ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि कुछ सवाल जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ उनके सोल्यूशन में अपडेट कर देता हूँ, लेकिन हर सोल्यूशन को मैंने अपडेट नहीं किया हुआ। देयर मे बी सर्टन आई कैप सोल्यूशन जिनमें स्टिल कोई एरर हो, तो इसलिए आपको आई कैप के हर सोल्यूशन को 100% सही मान के याद नहीं कर लेना उसको। आपने कॉन्सेप्ट जो आपके सिखाए जाते हैं उनके मुताबिक अपना सोल्यूशन बनाना है। अगर आई कैप से आपके आंसर्स मैच हैं तो ओके, लेकिन अगर आई कैप के आंसर्स में आपसे मैच नहीं करते तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे कोई गलती हुई जो आपका आंसर आई कैप से मैच नहीं करता। अगर गलती मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर मुझसे कंसल्ट कीजिए। आई कैप के सोल्यूशन को हर सूरत दुरुस्त मानने वाली आदत नहीं अपनानी। हमें रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है जनाब कि कंप्यूट द प्राइस दैट QPL शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 25%। 25% मार्जिन कमाने के लिए प्राइस कोटेशन बताइए। प्राइस कोड 25% मार्जिन के लिए बताना है। तो सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं जनाब। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्लास्टिक बॉडीज of various appliances according to the customer's specification. It has received an order for supply of 10,000 plastic bodies of washing machine. The supply is to be made within 30 days. The following information is available. QPL carries out production process in batches of 100 units each. ये है जी एक एस्पेक्ट जो मैंने कहा था रह गया हुआ है लर्निंग कर्व में, कि वो कह रहे जी प्रोडक्शन जो होगी ना वो बैचेस में होगी। 100 यूनिट्स का एक बैच हम बनाया करेंगे। कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, हमें कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच गिवन है। एस्टिमेटेड एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉस 1166,000 रुपये, ये रुपीज हैं। डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 44,000। ओवरहेड एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 30,000। तो यहाँ से हम रेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेबर का रेट क्या बनता है भाई? 44,000 बटा 200, 220 पर लेबर आवर। और ओवरहेड का रेट क्या बनता है? 30,000 बटा 200, 150 पर लेबर आवर। ये रेट्स भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और लेबर मटेरियल की क्वांटिटी का मटेरियल का रेट भी निकाल लीजिए ज़रा। 66,000 बटा 1100, 60 पर केजी। हाँ, पर केजी। ये हमें बताया गया जी, हम 100 यूनिट्स का एक बैच बनाते हैं। प्रोडक्शन हमारी बैचेस में है और 100 यूनिट्स का एक बैच होता है। और पहले बैच की कॉस्ट क्या लगी वो हमें बता दी गई है। अच्छा, यहाँ से जो लर्निंग है वो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमने एक इस तरह के सवालों के लिए लर्निंग कर्व में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है। जब आपको बताया जाए कि आपकी प्रोडक्शन बैचेस में होगी तो फिर आपने यूनिट्स की डिस्कशन ख़त्म ही कर देनी है। आपने अपनी सारा सवाल बैचेस में ट्रांसलेट कर लेना है। जैसे आपको ऑर्डर गिवन है 10,000 यूनिट्स, तो हम कहेंगे यूनिट्स नहीं, बैचेस। कितने बैचेस का ऑर्डर है? 100 बैचेस का। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें 100 बैचेस का ऑर्डर मिला है। तो पहली चीज़, हम जब प्रोडक्शन बैचेस में है तो हम सारी डिस्कशन को बैचेस में कन्वर्ट कर लेंगे और लर्निंग कर्व का हमारा फार्मूला भी अपडेट हो जाएगा। जैसे लर्निंग कर्व के फार्मूले पर अगर मैं ले जाऊं इसी के रेफरेंस से, बैचेस की डिस्कशन के रेफरेंस से, y इज द एवरेज टाइम पर बैच, x इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस। फार्मूला मैं अपडेट कर रहा हूं आपके लिए। A is the time taken for the first बैच। ये लर्निंग इंडेक्स ऐसे ही रहेगा जनाब। तो लीजिए जी, फार्मूला हमारा इस तरह अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो
जब हमें बताया जाएगा कि हमारी प्रोडक्शन बैचेस में हो रही है, तो हम अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को भी बैचेस में कन्वर्ट कर लेंगे और फार्मूला को भी बैचेस के लिहाज से अपडेट कर लेंगे। वाई इज द एवरेज टाइम पर बैच, एक्स इज द टोटल बैचेस टू बी प्रोड्यूस, ए इज द टाइम टेकन बाय फर्स्ट बैच। सारी कहानी बैचेस में कन्वर्ट होगी। दिस इज द आई थिंक यही लर्निंग हमारी रह गई थी जो इस सवाल में हम कवर करने लगे। इसके बाद मुझे लगता है लर्निंग कर्व की हमारी तमाम आस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। जी बेटा, सॉरी जी बेटा, बिल्कुल सब मतलब बैचेस आ गए ना। अब आपने बात ही बैचेस की करें, यूनिट्स तो है ही नहीं, यूनिट्स की कहानी खत्म हो गई। अब हमने ये बात नहीं करनी कि मैं 10 यूनिट की प्राइस देनी है, अब हमने बात करनी है हमने 100 बैचेस की प्राइस देनी है। ठीक है, यूनिट्स का वर्ड हमारी डिक्शनरी से निकल गया इस तरह के सवाल के लिए। हमें ऑर्डर आया है, हम कहेंगे जी 100 बैचेस का यूनिट्स निकाल दो। हमने ये पढ़ा प्रोडक्शन बैचेस में है, तो हमने इसके हिसाब से अपने सवाल को अमेंड कर दिया। हमने कहा जी हमें 100 बैचेस का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम 100 बैचेस की बात करेंगे आगे जितनी भी चल रही होगी बात। तो सॉरी बेटा, पढ़ लेते हैं, स्टॉप भी हो जाएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह। पढ़ लें सवाल, ठीक है, ये पहले रोकनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। It is estimated that due to learning curve effect that completion of the first, second and third and fourth batch would require 200, 160, 148, 140। ये learning rate निकालने के लिए उसने डाटा दे दिया। This learning effect would continue till the completion of 64 batches। होगी तसल्ली जनाब, है भाई? ठीक है, चलें आगे। लर्निंग कर्व 64 बैचेस की कंप्लीशन के बाद रुकेगी। लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लर्निंग लेवल इज, ये लर्निंग इंडेक्स हमें दे दिया 80, 85, 90। क्योंकि लर्निंग रेट हमें पता नहीं है तो कौन सा लर्निंग इंडेक्स लगना है हमें, उसने हमें 3 सैंपल दे दिए हैं। ना भी देता तो हमें टेंशन नहीं थी, हमें लर्निंग इंडेक्स कैलकुलेट करना आता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 16 बैचेस मटीरियल इनपुट लॉसेज वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 6%। QPL works a single shift of 8 hours per day. For the above order, QPL spare 8,000 direct labor hours. Overtime hours can be worked at 1.5 times the normal day. During the overtime hours, the overhead would be 1.25 times the normal rate. लेबर की कहानी उसने बता दी कि 8 घंटे शिफ्ट में काम होता है। आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए आप 8,000 घंटे तो लेबर के स्पेयर कर सकते हैं, स्पेयर है नहीं, स्पेयर कर सकते हैं। और 8,000 से ज़्यादा चाहिए होंगे तो 1.5 गुना पे ओवरटाइम करवा लेना। और जो ओवरटाइम आवर्स होंगे उनमें ओवरहेड का रेट भी ज़्यादा होगा, वो भी नॉर्मल नहीं होगा, वो 1.25 टाइम्स होगा। अच्छा, ये जी सारी कहानी होगी। और हमसे कहा गया है कि बताइए हमें क्या प्राइस कोट करनी है 25% मार्जिन के साथ। हमें जनाब यहाँ पे जो सवाल से कहानी समझ आ रही है, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 बैचेस वो मेजर करनी है और फिर मार्जिन के साथ प्राइस देनी है। तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी कितना मार्जिन है? 25%। इसका मतलब कॉस्ट हमारा 75 है, प्राइस 100 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट की पहले कैलकुलेशन करते हैं। उसमें मटेरियल आएगा और मटेरियल में चूंकि चेंज आना है तो फर्स्ट 16 बैचेस की कहानी कुछ और होगी और रिमेनिंग 84 बैचेस की मटेरियल की कहानी कुछ और होगी। फिर लेबर कॉस्ट आएगी। हम वर्किंग अभी बना लेंगे, लेकिन सवाल में जैसा डाटा दिया उससे लग रहा है कि हमारे लेबर में भी नॉर्मल आवर्स भी निकलेंगे और ओवरटाइम आवर्स भी निकलेंगे। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स पे जब जाएंगे तो ओवरहेड्स में भी हमारे नॉर्मल आवर का रेट अलहदा आएगा और ओवरटाइम आवर्स का रेट अलहदा आएगा। यहां से हम पहुंचेंगे रेलेवेंट कॉस्ट, और रेलेवेंट कॉस्ट जब मिल जाए तो इधर से हम प्राइस कोट भी ले पाएंगे
जो कि अगर हमारी प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट ए है तो ए ओवर 75 इंटू 100, ये हमारा आंसर है जो हमसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट से बात शुरू करते हैं। पहले 16 बैचेस की कॉस्ट तो यही रहेगी ना भाई, पहले 16 बैचेस में तो चेंज नहीं है, तो वो तो 66,000 इंटू 16 ही रहने वाली। तो कितनी है भाई? 105,000। ये पहले 16 बैचेस की कॉस्ट है। अब जैसे उसने नोट नंबर 3 में बताया, 16 बैचेस के बाद क्या होगा कि हमारी वेस्टेज 10% से 6% पे आ जाएगी। तो वेस्ट कम होने से हमारी कॉस्ट, मटेरियल की क्वांटिटी कम इस्तेमाल होगी, मटेरियल की क्वांटिटी इस्तेमाल होगी तो मटेरियल कॉस्ट पर बैच कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है जी हमने? जी याद है किसी को? वेस्टेज एडजस्ट होने से हमारी मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी कैसे एडजस्ट होती है? रेट तो हमारे पास है ना 60, क्वांटिटी में एडजस्ट कर लूं तो उसके हिसाब से मैं रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लूंगा। याद है किसी को? वेस्टेज के बदलने से मटेरियल कॉस्ट कैसे बदलती, क्वांटिटी कैसे बदलती है? हाँ जी, कोई वर्किंग ऐसी कोई याद है? कैसे करते हैं, कौन बताएगा? पहले 100 पे जाएंगे, फिर 100 से दोबारा नीचे आएंगे। तो अभी कहाँ खड़े हो आप? अभी कहाँ खड़े हो? अभी 110 पे क्यों खड़े हो भाई? तसल्ली से जरा एक बात सुनो, ये कॉस्ट ऑफ द बैच है, मतलब एक बैच बनाने पे कितना जेब से पैसा लगा मेरा, ऐसा ही है। कॉस्ट, इसमें मटेरियल कितना, क्वांटिटी जो हमें दी गई है, इज इट ग्रॉस और नेट? मेरी जेब से कितना पैसा लगा वो ग्रॉस पे मैयर होगा या नेट पे मैयर होगा? कॉस्ट इज ऑलवेज मैयर्ड एट ग्रॉस। जिंदगी भर याद रखना, मैं 1100 केजी कॉस्ट जब कहा जा रहा है तो मेरी जेब से कितने पैसे लगे चीज बनाने में? तो जेब से तो मेरे ग्रॉस क्वांटिटी निकलती है भाई, जेब से नेट नहीं निकलती। ग्रॉस निकलती है, प्रोडक्शन में वेस्ट हो जाती है चीजें, फिर नेट क्वांटिटी आगे जाती है, लेकिन जेब से तो मेरे ग्रॉस निकलती है। तो जब कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा जेब से कितनी चीज गई वो देखी जाएगी। इट इज ऑलवेज ग्रॉस। 1100 केजी मेरी जेब से मटेरियल स्टोर से निकलेगा अगर मैंने एक बैच बनाना है। अब इस 1100 में से कितना लॉस होता है? ये इनपुट है ना मेरी, इनपुट का 10% लॉस होता है। आइंदा क्या होगा? इनपुट का 6%। क्या मेरी प्रोडक्ट बदलने जा रही है? मेरी प्रोडक्ट तो नहीं बदल रही, आउटपुट तो नहीं बदल रही, इनपुट ने बदल रहा है। आउटपुट मेरी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, इनपुट अब मैं कम कर दूंगा क्योंकि मेरा लॉस कम होना है। तो जनाब इसके लिए एक फार्मूला, मुझे याद नहीं मैंने पहले आपसे इस तरह इसको फार्मूला शेप में डिस्कस किया कि नहीं किया, बट आप रिवाइज्ड ग्रॉस क्वांटिटी याद रखिएगा, हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ही काम होता है। रिवाइज ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे लोगे? विद रॉ मटेरियल वेस्टेज चेंज। It is equal to current raw material gross quantity into 1 minus current wastage over 1 minus revised wastage। ये फॉर्मूला शेप में मैंने आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे दी। जैसे हमारे केस में करंट क्वांटिटी 1100 है और करंट वेस्टेज कितनी है? 10%। रिवाइज वेस्टेज कितनी है? 6%।
लीजिए जी, हमारी रिवाइज क्वांटिटी क्या आती है? 1053 kg। इसको समझ लो ज़रा। 1053 में से 6% वेस्ट हो जाएगा, निकाल दो 6%, तो बाकी जो नेट क्वांटिटी बची वो कितनी है? 990 कर लें, ठीक है जी। ये हमारी रिवाइज्ड क्वांटिटी में से 6% वेस्टेज 990, और अगर करंट पोजीशन देखो 1100 में से 10% वेस्ट हो जाता है, कितना बचता है? कहानी समझ आ रही है? ये हमारी नेट क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट में जानी है, इसने तो नहीं बदलना, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो नहीं बदल रही भाई, हमारी वेस्टेज बदल रही है। वेस्टेज बदल रही है तो इनपुट बदल जाएगी। अभी मैं 1100 डालता हूं, 1100 में से 10% वेस्टेज के बाद 990 बचता है। आइंदा मुझे बचाना तो 990 है, बस वेस्टेज 6% होनी है, तो मुझे डालना कितना है? 1053। इस कैलकुलेशन ने मेरा ये काम किया कि मुझे कितना रॉ मटेरियल मशीन में फीड करना है। पहले 1100 डालता था, 10% वेस्ट होता था, 990 आ जाता था। अब चाहिए तो मुझे 990, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरी वही है, वेस्टेज कम होने जा रही है, तो अकॉर्डिंगली मैंने इसको एडजस्ट किया। पहले मेरी नेट क्वांटिटी 90% थी, ये मेरा 100 था, ये मेरा 10 था, ये कहानी थी पहले। अब नेट क्वांटिटी मेरी 94 है, ये 6 है, ये 100 है। अब ये कहानी होने जा रही है हमारी। नेट सेम रहेगी, नेट नहीं बदलेगी, लेकिन अब 94 है नेट, तो 100 क्या होगा? 1053। यही काम यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे अगर इसको आप समझना चाहो तो मेरी जो नेट है, यहाँ से मेरी नेट निकल रही है ना 990 kg, ये मेरा 94 है, तो 100 क्या होगा? 1053। आप इसको ऐसे समझना चाहो, इसको ऐसे याद रखना चाहो, जैसे मर्जी कर लो। आपकी 1053 kg पर बैच लगेगी 16 बैचेस के बाद। 16 बैचेस तक 1100 kg पर बैच है। 17वें बैच से आपकी क्वांटिटी 1053 kg पर बैच है। तो 1053 kg पर बैच, 84 बैचेस, और रेट है 60 पर kg। तो कितनी कॉस्ट बनी यहां से मटेरियल की? 5307 लीजिए जी, ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट कंप्लीट हुई। 16 बैचेस का मटेरियल क्या लगेगा, 84 बैचेस का मटेरियल क्या लगेगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? वेस्टेज बदलने से ग्रॉस क्वांटिटी अपडेट होती है, नेट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, और कॉस्ट हमेशा ग्रॉस पे ली जाती है, कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है। तो हमारी कॉस्ट पहले 1100 kg पे थी 16 बैचेस में, अगले बैचेस में 1053 kg पे हमारी कॉस्ट मेजर की जाएगी, 1053 kg पर बैच। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, लेबर पे चलते हैं। अब मुझे
100 लेबर बैचेस के आवर्स जाएंगे, जिसमें हमने कल थॉट प्रोसेस डेवलप किया था। क्या ये प्लास्टिक बॉडीज जिनके 100 बैचेस में बनाने जा रहा हूं कस्टमर के लिए, क्या ये बॉडीज इससे पहले भी मैंने बनाई हैं? क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र है नहीं, बल्कि क्वेश्चन में अदरवाइज क्लैरिटी है। हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि ये कस्टमर आया है नया, तो नए कस्टमर की स्पेसिफिकेशन भी नई होती है। ये कस्टमर जो चीज़ हमसे बनवाने आया है, इसका डिज़ाइन कस्टमर साथ लेके आया है। ये प्रोडक्ट हमने पहले नहीं बनाई, कस्टमर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम होता है। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये हमारे पहले, ये जो बैचेस हैं, ये हमारे पहले 100 बैचेस हैं इस प्रोडक्ट के। हमने इससे पहले ये प्रोडक्ट नहीं बनाई। तो पहला स्टेप, हमें फर्स्ट से 100th बैच तक का टाइम चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, क्या इन बैचेस की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व थ्रू आउट चलती रहेगी या रुकेगी? लर्निंग कर्व 64 बैचेस पे रुकती है। तो हमने जैसे कल सीखा था, जब ऐसा हो तो हम प्रोडक्शन के 2 हिस्से बना देंगे, ठीक है। एक अप टू लर्निंग कर्व, अप टू लर्निंग कर्व मतलब 1 से 64, और एक बियॉन्ड लर्निंग कर्व, मतलब 65 से 100। तो हम इन दोनों के लेबर आवर्स अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे। लेबर आवर्स आ जाएंगे, तो बल्कि टोटल लेबर आवर्स में से मैं लेस कर दूंगा नॉर्मल आवर्स, तो मुझे ओवर टाइम आवर मिल जाएंगे। और ओवर टाइम आवर जब मिल जाएंगे, तो फिर हम ये आगे जाके कॉस्ट में उस टेबल में फीड करेंगे, काम खत्म होगा। अब मुझे 64 बैचेस का टाइम अलहदा चाहिए और 36 बैचेस का टाइम अलहदा चाहिए। 64 बैचेस के लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे। इसे वर्किंग पहले की वर्किंग हमने कर ली। इससे वर्किंग 1 हमने शायद ये मटेरियल के लिए कर ली थी। ये वर्किंग 1 थी हमारी। ये वर्किंग 2 हम करने जा रहे हैं लेबर के लिए, और वर्किंग 2 में हम इसको 2.1 कर लेते हैं। 64 बैचेस का लेबर टाइम हम वर्किंग 2.1 से ले आएंगे, और फिर इसके लिए हम वर्किंग 2.2 की मदद से टाइम फॉर द 64th बैच लाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ। क्योंकि हमने जो सीखा था, जब लर्निंग कर्व रुक जाती है, लर्निंग कर्व रुकने का मतलब 64th बैच पे जो टाइम लगेगा, अगले हर बैच पे वही टाइम लगेगा, बराबर टाइम लगेगा। तो 64th बैच के टाइम को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टाइम आ जाएगा। वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1 में मुझे 64 बैचेस का टोटल टाइम चाहिए। तो 64 बैचेस का टोटल टाइम, टाइम फॉर द फर्स्ट बैच, टाइम फॉर द फर्स्ट बैच कितना है? 200 घंटे। 200 घंटे। टोटल कितने बैचेस बनने हैं जी इस केस में? 64। लर्निंग इंडेक्स मुझे पता नहीं है, ये एवरेज टाइम पर बैच आएगा। When 64 बैचेस आर प्रोड्यूस, इंटी 64 करोगे तो 64 बैचेस का टोटल टाइम आ जाएगा। तो अब मुझे लर्निंग इंडेक्स चाहिए। तो लर्निंग इंडेक्स के लिए हम वर्किंग 2.3 बल्कि मुझे लगता है मैं इसको भी वर्किंग 2.1 में मैनेज करूंगा। मैं वर्किंग 2.2 में लर्निंग इंडेक्स बनाता हूं। लर्निंग इंडेक्स, जी लर्निंग इंडेक्स में क्या बता रहा है? प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम कहां पर जाता है? ये फर्स्ट बैच का टाइम है, ये सेकंड बैच का टाइम है, ये थर्ड का या फोर्थ का। तो मेरे लिए ये 2 टाइम ही काफ़ी हैं। फर्स्ट बैच पे एवरेज टाइम 200 है, सेकंड बैच पे एवरेज क्या आता है? लर्निंग रेट। फर्स्ट बैच का एवरेज टाइम 200 है, सेकंड बैच पे एवरेज टाइम हमारा 200 जमा 160 बाय 2। तो जनाब सेकंड बैच पे जब जाते हो तो 2 बैचेस में एवरेज टाइम क्या है? फर्स्ट बैच का एवरेज टाइम क्या है? लर्निंग रेट इज 90%।
लर्निंग रेट की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास 2 बैचेस का डाटा ही काफ़ी है, तीसरे चौथे बैच का डाटा मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लर्निंग रेट यहीं पे पूरा हो गया। 1 यूनिट बना रहा था तो मेरा एवरेज टाइम 200 था, 2 यूनिट बनाए, प्रोडक्शन डबल की तो मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट 190 आ गया था, 180 आ गया था। ठीक है, एवरेज टाइम 180 आ गया तो 180 ओवर 200 90%। लर्निंग रेट 90% है तो 90% का इंडेक्स क्या है? -0.152। लीजिए जी 64 बैचेस का टोटल टाइम। जी बेटा 6802 राउंड ऑफ कर दीजिए 6802। ये मेरे 64 बैचेस का टोटल टाइम 6802। अब मुझे 64th बैच का टाइम चाहिए, क्या करूं? इसी में से मैं लेस कर दूं 63 बैचेस का टोटल टाइम। 63 बैचेस का टोटल टाइम कितना आता है? 671 राउंड ऑफ करके 2। लीजिए जी ये आपका लेबर आवर्स फॉर 64th बैच आ गया। कितना जी? 90। लीजिए जी इस 90 को आप यहाँ पे फीड कर दीजिए तो आपने दोनों वैल्यूज वर्किंग वन से उठा ली। ये 90 भी वर्किंग वन से ले लिया और ये 6802 भी वर्किंग वन से ले लिया आपने। 90 इंटू 36 340 तो टोटल कितना हो गया? 14442 और इसमें से नॉर्मल आवर्स 8000 हैं तो ओवर टाइम कितना हुआ? 2042। लीजिए जी लेबर आवर्स की कैलकुलेशन लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैसी रही? लेबर आवर की कैलकुलेशन हमने जब कर ली है तो अब हम कॉस्ट मेजर कर लेंगे। नॉर्मल आवर्स की लेबर कॉस्ट होगी 8000 इंटू 220 और ओवर टाइम की कॉस्ट होगी 2042 इंटू 220 इंटू 1.5 गुना। लीजिए जी नॉर्मल आवर्स की ओवर टाइम कॉस्ट होगी 8000 इंटू 150 और ओवर टाइम आवर्स की 2042 इंटू 150 इंटू 1.25। लीजिए जी कंप्लीट द क्वेश्चन, गिव मी द प्राइस। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और मुझे प्राइस बताइए क्या है। और किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए।
जी जनाब, क्या आ रही है प्राइस? 1384 13839 लीजिए जी, ये है हमारी प्राइस 100 बैचेस की या 10,000 यूनिट्स की। सो इस सवाल में जो चीज़ हमने सीखी कि अगर हमारी प्रोडक्शन बैचेस में हुए है तो हम जो कॉस्टिंग करेंगे वो हम इन टर्म्स ऑफ बैचेस ही करेंगे। हम यूनिट्स की टर्म को इस तरह के सवालों की डिस्कशन में इग्नोर कर देंगे। हम तमाम कॉस्ट बैचेस के हिसाब से बनाएंगे। हम लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी बैचेस के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। जैसे 10,000 यूनिट्स की जगह हमने 100 बैचेस का सारा हिसाब किताब बनाया है। ये 100 बैचेस की रेलेवेंट कॉस्ट है, ये 100 बैचेस की प्राइस है। 100 बैचेस मीन 10,000 यूनिट्स। जी, एनी क्वेश्चन? इसमें ये वेस्टेज की एडजस्टमेंट का डाटा है, इसको तसल्ली से याद रखिएगा, क्योंकि इस पे हमें एग्ज़ाम में इस तरह की टेक्निक, जैसे आपको याद होगा हमने लेबर जब पढ़ा था तो वहाँ पे लेबर की एफिशिएंसी से बदलने से लेबर कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है। आई गेव यू सर्टेन एक्टिविटीज़। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि मटेरियल की क्वांटिटी बदलने से मटेरियल की कॉस्ट पे क्या असर आता है। उसके लिए मैंने आपको एक इस सवाल में ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दे दी और एक गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बता दिया। इस फार्मूले में थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद अगर एलैबोरेट कर दूं, वैसे तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर करंट ग्रॉस क्वांटिटी को जब 1 माइनस करंट वेस्टेज से करते हो तो ये क्या मिल जाता है आपको? दिस गिव्स यू करंट नेट क्वांटिटी। ऐसा ही हो रहा है ना? ये आपको करंट नेट क्वांटिटी पर यूनिट मिल जाती है यहां से लेके यहां तक। दिस इज योर करंट नेट क्वांटिटी पर यूनिट। वेस्टेज निकाल दी ना आपने इसमें, तो ये करंट नेट क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको ग्रॉस की जगह वो दे ही नेट दे और फिर कहिए वेस्टेज इतने से इतनी होगी है, तो यू शुड नो भाई नेट उसने दे दी है, तो यहाँ पे हम ग्रॉस ले रहे होते हैं। ये वाली फिगर नेट तो ऑलरेडी करंट वेस्टेज से मल्टीप्लाई एडजस्ट होने के बाद आती है, तो आपका करंट नेट डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज, ये फार्मूला आपका ऐसे हो जाएगा। ये वाला फार्मूला ऐसे हो जाएगा अगर आपको करंट नेट क्वांटिटी से कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है, क्योंकि कॉस्ट हमारी कभी भी नेट क्वांटिटी पे नहीं होती, वो ग्रॉस पे होती है। ठीक है, तो हम इस तरह ग्रॉस कर लेते हैं उसको।
हम क्या यहाँ पे क्वांटिटी की बजाय कॉस्ट लेके भी सवाल को हल कर सकते हैं? मतलब हम यहाँ पे ग्रॉस क्वांटिटी ना लें, कॉस्ट ले लें, तो आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रेट में चेंज ना आ रहा हो। लेकिन अगर वो कहता 16 यूनिट के बाद रेट भी बदल जाएगा, तो फिर क्वांटिटी इंटू रेट करना होगा। अगर रेट सेम है जैसे इस केस में, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इस केस में रेट नहीं बदल रहा था, तो हम यहाँ पे 66,000 से डायरेक्ट कॉस्ट पे भी जा सकते थे। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को यूनिट से मल्टीप्लाई करके फिर रेट से मल्टीप्लाई किया। अगर उस तरह मैं सिंपली कॉस्ट निकलती, कॉस्ट को यूनिट इन बैचेस से मल्टीप्लाई कर देता, ये वाला पार्ट मेरा स्किप हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ग्रॉस क्वांटिटी की जगह हम कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो वहां से मुझे करंट कॉस्ट से रिवाइज कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन वो तभी वर्केबल है जब रिवाइज कॉस्ट में रेट भी सेम हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे मेजर की जाती है। ठीक है, जब आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दी जा रही है कि भाई इस प्रोडक्ट बनाने पे इतना खर्चा लगा, तो खर्चा का मतलब जेब से पैसा गया भाई। तो जेब से पैसा कितना गया? जितने का मटेरियल मशीन में डाला। तो मशीन में तो हम ग्रॉस डालते हैं ना भाई, नेट तो नहीं डालते हैं मशीन में। ठीक है, तो कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। ये उसने वर्ड इंक्लूसिव ना भी लिखा हो, सिंपली 10% इनपुट लॉस होता है ये बताया हो, तो मैं तो आपको तोजह दिला रहा हूं भाई, उसने क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच है। तो इट इज अंडरस्टूड कॉस्ट का मतलब ये क्वांटिटी आपकी ग्रॉस है। ठीक है, तो वेस्टेज इंक्लूसिव लिखना यहां पे जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है यहां पे। जब उसने यहां पे कॉस्ट बता दिया तो इट इज अंडरस्टूड ये ग्रॉस है। इंक्लूसिव की वजह से मुझे ग्रॉस नहीं पता लग रहा, मुझे इस कॉस्ट की वजह से पता लग रहा है ग्रॉस है। ये वर्ड मेरे लिए फालतू है, ये ना भी होता तो काम मेरा हो रहा है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चीजों को पढ़ के बेटा सोचने की आदत अपनाइए। जितना आप चीजों को, वर्डिंग को, स्टेटमेंट्स को सोचते हैं, उतना जहन आपका शार्प होता जाता है। चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की मदद से उतनी क्वेश्चंस को समझने की ताकत आपकी बढ़ती है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से कभी ना घबराइए, रीडिंग से कभी ना घबराया करें। हमारा प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चे का है ही ये कि हम रीडिंग से घबराते हैं। और मैं क्योंकि तवज्जो दिला रहा था आपको समझ के रीड करना, तो समझ के रीड करने से हम लोग घबराते हैं। हम रट्टा मारने के लिए रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करने की जहाँ बारी आती है कि भाई सोचने को कहा जा रहा है, समझने को कहा जा रहा है, वहाँ पे हमारे पर जलने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आप इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं करोगे, जब ये पढ़ने से जब तक घबराना नहीं छोड़ोगे, जब तक समझने की पे टाइम लगाने की आदत नहीं डालोगे, आपका सीए का सफ़र स्मूथ नहीं होगा। आपको सीए में बहुत हचकोले आएंगे और सीए कंप्लीट नहीं कर पाओगे इस आदत को, एक बुरी आदत को छोड़े बगैर, अच्छी आदत को अपनाए बगैर सीए कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न कि किस तरह चीज़ों को, एक तो पहली बात पढ़ने की आदत डालिए और दूसरा समझ के पढ़ने की आदत डालिए। उसके लिए बार बार पढ़ना पड़े, पढ़िए, क्योंकि दिस इज द वे विच विल लीड यू थ्रू द सीए। कंप्लीट सीए आपका तभी होगा। अच्छा जी, कोई सवाल जी? यहां तक सवाल खत्म हो गया ये वाला? 1110% लॉस के बाद 990 रहेगा, ऐसे ही है ना? जी बेटा, फिर उसके बाद ये 90% पे खड़ा होगा। लेकिन हम उसे इस तरह नहीं कर सकते कि जहाँ पे खड़े उसे डिवाइड कर दो और फिर 94% पे तो 96% लॉस। उससे चीज़ें बदल जाएंगी क्या? फिर गलत है, नहीं कर सकते। मैं कॉस्ट मेजर कर रहा हूं और मेरी कॉस्ट ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर होती है। ठीक है, ग्रॉस क्वांटिटी मुझे चाहिए जो कि करंटली 1100 है, और मुझे चाहिए जब वेस्टेज कम होगी तो मेरी नई ग्रॉस कहाँ जाएगी। तो नई ग्रॉस जैसे मर्जी निकाल लें, इट हैज टू बी 1053। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? क्योंकि 1053 में से 6% वेस्ट होगा तो 990 ही बचता है।
अगर 6% वेस्टेज के बाद 990 नहीं बच रहा तो मेरी प्रोडक्ट कैसे कंप्लीट होगी? फॉर एग्जाम्पल 6% वेस्टेज के बाद 970 ग्राम बच जाता है, 970 किलो बचता है, तो 970 किलो मेरी प्रोडक्ट बनती है। मेरी प्रोडक्ट तो तब बनेगी जब वेस्टेज के बाद 990 बचे। तो कब बचेगा? जब इनपुट 1053 होगा। ठीक है, वेरी लॉजिकल थिंग। कोई रटा मैथ नहीं है, ये लॉजिकल मैथ है ये। हाँ जी, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने डिसीजन मेकिंग के एरिया में चलते हुए लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को लेके हमने क्वेश्चन नंबर 27 देखा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और ये आपकी होम असाइनमेंट में चले जाएगा। ये क्वेश्चन हम क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझिए और आइंदा के लिए याद रखिए। ओवरऑल सवाल काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास पेपर का सवाल शायद है नहीं, ये अडॉप्टेड क्वेश्चन है। आईकैप ने किसी और स्कीम से अडॉप्ट किया हुआ है, या बहुत ही कोई पुराना सवाल है, बड़े बेसिक लेवल का। तो हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं और मैं इसको गाइडलाइन आपको देता हूं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, एंड दिस विल बी योर होम असाइनमेंट। सवाल हमेशा रिक्वायरमेंट से जाके पढ़ते हैं जी, और रिक्वायरमेंट इसकी है ये जनाब, पार्ट ए। पहले पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट बी बाद में है। पार्ट ए, डिटर्मिन द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, बी, सी एंड डी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन नेक्स्ट 3 months in order to maximize the profit। ये प्रोडक्शन प्लान बनाने को हमें कहा जा रहा है। और प्रोडक्शन प्लान हम किस डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में बनाते थे? लिमिटिंग फैक्टर। ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है जी, ठीक है। जिसमें हमें कहा जा रहा है ए बी सी डी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इनका प्रोडक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बनाइए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान मल्टीपल प्रोडक्ट सिनेरियो को लेके लिमिटिंग फैक्टर वाले केस में बनता था। और नीचे उसने कहा इस केस पे फिर जो आपने प्रोडक्शन प्लान दिया उसका प्रॉफिट भी बता दीजिए। ये चीज़ भी हमने देखी हुई है। प्लान बन जाए तो उसका प्रॉफिट निकालना भी में आता है। तो हम सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं जी इसमें कुछ चैलेंज हमारे लिए है या नहीं। कंपनी एक्स manufactures 4 liquids A, B, C and D. The selling price and unit cost detail for these products are as follows: A, B, C, D rupees per liter, price और cost में material, labor, direct expenses, variable overhead, ये सारे खर्चे वेरिएबल हैं। देन फिक्स्ड ओवरहेड, उसका नीचे को नोट दिया हुआ, यकीनन ये OAR है। टोटल कॉस्ट और फिर प्रॉफिट पर लीटर। हमें हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट पर लीटर गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड का नोट उसने क्या दिया जी? उसने कहा जी फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो है वो लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और हमने OAR निकालने के लिए 1600 घंटे पर क्वार्टर लिए गए हैं। मतलब क्वार्टर के टोटल ओवरहेड को 1600 घंटों से डिवाइड किया तो OAR पर आवर आ गया, और फिर आवर्स की बेसिस पे हमने एब्जॉर्ब कर लिए प्रोडक्ट में, क्योंकि ये तो ओवरहेड पर यूनिट है ना। तो हमने OAR पर आवर निकाल के उसको फिर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर इज एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड। 1345 ये है जी लेबर आवर्स अवेलेबल। लिमिटिंग फैक्टर हमारा लेबर आवर है, पता लग गया। कितने अवेलेबल हैं ये भी पता लग गया। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज आइडेंटिफाइड द मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months एज फॉलोज। A, B, C, D की डिमांड। नो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड, मतलब जितनी डिमांड है सारी बनानी पड़ेगी। सेल्स और प्रोडक्शन का फर्क हम समझते हैं ना, तो हम तो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, ये सेल्स डिमांड है। हमने तो प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, तो उसने कहा इन्वेंट्री नहीं है तो सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन। नो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड इन द पीरियड। इसका मतलब जितने बेचने हैं सारे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, जिसमें स्टेप नंबर 1 होता है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है। लेकिन इस सवाल में एक और स्मार्टली काम कर सकते हैं, प्रॉफिट प्लस
फिक्स कॉस्ट, ये भी तो कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा आसान है ना, ठीक है, जल्दी हो जाएगा काम। तो बहरहाल कंट्रीब्यूशन ऊपर से निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा स्टेप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तीसरा स्टेप क्या है, लेबर आवर पर यूनिट। तो जनाब इसके लेबर आवर कितने हैं, 18/6, 3, इसके कितने हैं 2.5, इसके कितने हैं 4, इसके कितने हैं 4.5, लेबर आवर पर यूनिट आ गए। स्टेप नंबर 4, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड विद लेबर आवर पर यूनिट। स्टेप नंबर 5, प्रोडक्शन प्रेफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। स्टेप नंबर 6, लेबर आवर्स को लेके अवेलेबल प्लानिंग कर लो, कितनी इस डिमांड के मुताबिक। तो ये सवाल तो पार्ट ए तो बिल्कुल ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, मसला ये नहीं है। मैं जिस डिस्कशन, जिस काम के लिए सवाल को लेके आपके सामने, वो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी। पार्ट बी में वो क्या कहते हैं जी, नाउ सपोज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बाय द कंपनी एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर कंपनी वाई। एक कॉन्ट्रैक्ट साल शुरू होने से पहले हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनी एक्स हैज एग्रीड टू सप्लाई कंपनी वाई with 20 liters of A, B, C and D during the next 3 months. Sale demand from company Y is included in the demand level shown in part A above the question. Now, requirement क्या है, given the contract with company Y, अब company Y के contract को consideration में रखते हुए, determine the number of units, number of liters of liquid A, B and C to be produced and sold in the next 3 months in order to maximize profit if the maximum labor hours remain same. पहले कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अब एक कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। कहता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो अब आपको किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाने हैं। तो भाई यहां पे एक जो पॉइंट जो सीखने का है, जो हमने ऊपर किया प्रोडक्शन रैंकिंग तक काम वैसे ही है, प्रोडक्शन रैंकिंग तक काम वही है, लेकिन जब आपने प्रोडक्शन करनी है, अवेलेबल रिसोर्सेज के बाद प्रोडक्शन जो शुरू करनी है, तो उस प्रोडक्शन में आपको सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको यूनिट बनाने हैं। अब सबसे पहले 20 यूनिट्स। अब प्रॉफिट रैंकिंग क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस, अब उसमें आपको प्रॉफिट है या नहीं, वो प्रॉमिस आपको पूरा करना है। तो आपने कहा ये रैंकिंग हमारी जो मर्जी हो, सबसे पहले हमें 20 लीटर ऑफ ए बी सी डी बनाने। और आप देखोगे इसमें कितना टाइम गुजर गया, जितना टाइम 1345 में से ये यूनिट बनाने में गया वो तो गया, अब जो बाकी बचेगा ना टाइम, उस पर हम रैंकिंग अप्लाई करेंगे। भाई इस अवेलेबल टाइम में से अब हम रैंकिंग के बेसिस पे प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हमें पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें जो काम बात करने की थी कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंकिंग आपको हर सूरत बनाना है। तो अवेलेबल 1345 आवर्स में से आप पहले 20 20 20 20 इसके जो आवर्स हैं वो निकालेंगे, बाकी जो आवर्स बचेंगे उसमें फिर आप शुरू करेंगे रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन। लेकिन ख्याल रखना है 20 20 ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब आपको 200 नहीं 180 की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा ये 20 20 इसमें शामिल हैं। यहाँ पे 130 बाकी रह गया है, यहाँ पे इसकी डिमांड 80 रह गई और इसकी 100 रह गई है। तो सबसे पहले ये 20 बना लेने हैं, उसके बाद फिर रैंकिंग के मुताबिक चल पड़ना इनको लेके कि बाकी किस किस के कितने बनाने हैं, तो प्रोडक्शन प्लान आपका रेडी हो जाएगा। ये तो हर सूरत बनने हैं, इनमें से फिर रैंकिंग के मुताबिक देख लेना क्या बनता है क्या नहीं बनता, ठीक है। तो उसने कहा इसके मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बनाओ और फिर रिवाइज प्रोडक्शन के हिसाब से रिवाइज प्रॉफिट भी बना दो। मतलब पहले उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉफिट क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रोडक्शन प्लान एंड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोडक्शन प्लान एंड प्रॉफिट, ऐसे ही। अच्छा, विदाउट गेटिंग इनटू कैलकुलेशन, कोई मुझे बता सकता है प्रॉफिट यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा, विदाउट गेटिंग इनटू कैलकुलेशन। पार्ट ए में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, पार्ट बी में ज्यादा आएगा, ए में ज्यादा आएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्ट ए इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान। पार्ट बी में हमने कुछ यूनिट्स बना दिए विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉफिट। पार्ट ए में सारे यूनिट्स हमने प्रॉफिट रैंकिंग के मुताबिक बनाए हैं, यहां पे हमने कुछ यूनिट्स रैंकिंग के बगैर बना दी हैं। हमने देखा नहीं प्रॉफिट कम है या ज्यादा, और यकीनन प्रॉफिट यहां पे कम बनेगा, क्योंकि हमने ऐसे यूनिट भी बना दिए, इनमें से कोई ना कोई तो नंबर 4 पे भी होगा ना, कोई ना कोई तो नंबर 3 पे भी होगा, हमने उसको यूनिट भी बना दी।
मतलब उन पे हमने कम प्रॉफिट कमाया ना पार्ट ए की निस्बत, तो प्रॉफिट पार्ट ए का ज़्यादा होगा। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये सवाल को देखिएगा और घर से करके आइएगा। कोई दिक्कत होगी तो इंशाअल्लाह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का ही था। अच्छा जी, क्वेश्चन 27 हो गया, क्वेश्चन 1 डिस्कस भी हो गया, असाइनमेंट में मार्क भी हो गया। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं, इसमें क्या है जी। अच्छा बेटा, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में आपको याद रखना है एक बात कि हर क्वेश्चन आपके स्टेप्स और गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हो जाएगा। जैसे आपको मैंने डिफरेंट सिनेरियोज में स्टेप बताए हैं, लिमिटिंग फैक्टर स्टेप्स, मेक और बाय गाइडलाइन स्टेप्स अवेलेबल हैं, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय स्टेप्स गाइडलाइन अवेलेबल है, फिर शट डाउन डिसीजन स्टेप गाइडलाइन अवेलेबल है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन स्टेप गाइडलाइन अवेलेबल है। तो जहाँ पे तो हमें लगे ना भाई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमारे स्टैंडर्ड 5 या एक छठा प्राइसिंग भी ऐड कर लो, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्राइसिंग डिसीजन भी कर लो, जहाँ पे आपको लगे कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है इन 6 एरियाज से लिंक करता है सीधा, तो उसका तरीका तो आपका स्टैंडर्ड तरीके से अवेलेबल है, किस तरह हल करना है पता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग के एरियाज में वी विल कम अक्रॉस मैनी क्वेश्चन जो इन 6 सिनेरियो से रिलेट हम नहीं कर पाएंगे। इन 6 से हट के कोई बात होगी, कोई नया ही मसला वो निकाल देगा। तो वहाँ पे असूल याद रखना है भाई, जहाँ पे ये असूल ना लगे वहाँ पे ये असूल याद रखना। रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज द ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव। वो कहे जी डिसीजन ए लें या ना लें, तो आप देख लो जी डिसीजन ए के बगैर हमारा प्रॉफिट कितना था और डिसीजन ए के साथ हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर तो डिसीजन ए से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमें डिसीजन ए को फेवर करना चाहिए, अगर डिसीजन ए से प्रॉफिट हमारा घट रहा है तो डिसीजन ए को हमें सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये असूल याद रखना, जहाँ पे कोई और स्टेप्स और प्रिंसिपल ना लगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल हर जगह लगेगा, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव। कि भाई प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं तो ठीक है फैसला, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे तो फैसला ठीक नहीं है। प्रॉफिट के इजाफे को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखा जा सकता है। अच्छा जी, हम ये ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा लिमिटेड ऑटम 14 का क्वेश्चन 5 है। इसके दो हिस्से हैं, पार्ट ए थ्योरी है। थ्योरी हमारे पास बड़ा रेयर अपीयरेंस होती है, लेकिन कभी किसी पेपर में 3, 4, 5, 7 नंबर के 1 या 2 पार्ट्स आ जाते हैं। तो देखते हैं जी ये क्या पार्ट है। ये पार्ट मुझे लगता है हम पहले डिस्कस नहीं कर पाए। व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस रेलेवेंट टू मेक और बाय डिसीजन। हमने मेक और बाय डिसीजन पढ़े थे, या इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग डिसीजन में हमने कहा था हम 2 वैल्यूज कंपेयर करते हैं। कौन कौन सी 2 वैल्यूज? एक कॉस्ट दैट वी विल पे फॉर बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, ये कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कह लो। और दूसरी वैल्यू हम देखेंगे इन हाउस कॉस्ट सेविंग इफ वी स्टॉप इन हाउस प्रोडक्शन। और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं? वेरिएबल कॉस्ट एंड अवॉइडेबल या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। तो हम अवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट सेव्ड प्लस एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल है फिक्स कॉस्ट सेव्ड, उसको सम करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग से। तो अगर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग तो हम कहेंगे ये आउटसोर्सिंग करनी चाहिए, अदरवाइज नॉट। हमने इस पर एक तो एग्जाम्पल भी क्लास में देखी थी। हमने सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को देख के कॉस्ट वर्सेस सेविंग, फाइनेंशियल डाटा से मराद होता है प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर देखी थी हमने, कितनी बचत है कितना खर्चा है। हमने कहा जी हमें उसकी बेस पे सिर्फ हमने आउटसोर्सिंग डिसीजन लिया था। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से होते हैं। फाइनेंशियल को देख कर लगा आपने जी प्रॉफिटेबल है भी आउटसोर्स करना, आप कर देते हो। लेकिन बिजनेस डिसीजन में कभी भी सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को देख के फैसला नहीं किया जाता, नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे हम मेक और बाय में नॉन फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ मेक और बाय में नॉन फाइनेंशियल जो आती है वो आती है क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कि अभी तो सप्लायर ने हमें जो सैंपल दिए ना वो तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी के मुताबिक है। हमें लग रहा है कि हम खुद बनाना बंद करें, सप्लायर से ले लें तो हमारे मेयार की क्वालिटी हमारा काम होगा। लेकिन व्हाट इफ हम अपना डिपार्टमेंट बंद कर दें और 1 महीने बाद सप्लायर से क्वालिटी खराब आनी शुरू हो जाए,
प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारी, वो कंपोनेंट वो हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा बन है, तो एक हमारी प्रोडक्ट का कंपोनेंट खराब हो जाएगा, लो क्वालिटी लगेगा तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी। तो पहला इशू आता है कि आप जिसको आउटसोर्स कर रहे हो, क्या वो पार्टी कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंपोनेंट्स या क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई कर सकती है। तो या तो आप उनका सिस्टम रिव्यू करो, या क्वालिटी प्रोडक्ट ना मिलने पे हैवी पेनल्टीज लगाओ कि क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं आई तो जुर्माना जी, आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन होगी और पेनल्टी पड़ेगी आपको। तो यू हैव टू इंश्योर कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की उसकी एबिलिटी है, और क्वालिटी प्रोडक्ट की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 2, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द सप्लायर। भाई अभी तो हम सालाना 10,000 प्रोडक्ट्स खरीदने जा रहे हैं उससे, लेकिन कल को हमारी सेल बढ़ती है, हमें 12,000 चाहिए हो प्रोडक्ट्स, हमें 15,000 प्रोडक्ट चाहिए हो, तो क्या सप्लायर हमें हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स दे पाएगा? अगर हम इन हाउस बना रहे हैं ना, हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हम इन हाउस कैपेसिटी तो बढ़ा लेते हैं, नई मशीन लगा लेंगे, बड़ी मशीन लगा लेंगे। लेकिन जब हमने इन हाउस बनाना बंद किया, हमने बाहर से खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं मार्कर बना रहा था, मार्कर की कैप मैंने लेनी शुरू कर दी। अब मार्कर की बैरल मैं बना रहा हूं, तो मैंने बैरल की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा दी, 10 से उठा के 12 कर दी, 12 से 15 कर ली। लेकिन क्या उसकी कैप की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मेरा आप सप्लायर दे रहे हैं मुझे, क्या वो कैपेसिटी बढ़ाने पर तैयार होगा? उसने कहा जी सॉरी जी, मेरे पास तो पैसा नहीं मशीन लगाने को, तो मुझे जोर लगा के एडिशनल ऑर्डर लेना बेकार गया ना, मेरी तो बिजनेस की ग्रोथ पे कैप लग जाएगी ना, मैं तो ग्रो कर ही नहीं सकूंगा। तो वी नीड टू इंश्योर कि भाई क्या हमारे सप्लायर की इतनी पसली है, कल को मैं जब हायर वॉल्यूम डिमांड करूंगा तो मुझे हायर वॉल्यूम देने की पोजीशन में होगा, हमें इसको भी देखना चाहिए। और इसमें चीज आ जाती है मेक और बाय डिसीजन में, कि जब एक डिपार्टमेंट में बंद करता हूं, आउटसोर्स कर दूंगा, तो इन हाउस मुझे एक और मेरा एक रिसोर्स मेरा फ्री हो जाता है। वो डिपार्टमेंट की मशीनरी स्पेयर हो सकती है, या एटलीस्ट मैनेजमेंट टाइम तो स्पेयर हो ही गया ना, जो इस डिपार्टमेंट की सुपरविजन में आता है। ये पॉजिटिव थिंग आ रही है। क्या जब आप आउटसोर्स करते हो तो जो आपके आउटसोर्सिंग से जो रिसोर्सेज स्पेयर होते हैं, वो स्पेयर रिसोर्सेज किसी और बिजनेस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। याद रखना, ये चीज अभी तक हमने जो 2 चीजें डिस्कस की थी ना, उसमें मैं नहीं लेके आया था बीच में, लेकिन क्वेश्चन में आपको वेरिएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए आपको मैंने बार बार कहा था रेलेवेंट कॉस्टिंग का सेंटेंस नहीं बोलना, एनीथिंग विच इज अफेक्टेड बाय योर डिसीजन। एक सवाल हमारे सामने आएगा जिसमें वो कहता है जी आप आउटसोर्स करो तो इतने पैसे देने पड़ेंगे सप्लायर को, आप आउटसोर्स करो इतनी कॉस्ट बचेगी, और इतनी फिक्स्ड कॉस्ट, इतनी वेरिएबल कॉस्ट बचेगी, वो उसने बता दिया। लेकिन साथ एक और बात भी कह देगा, अगर आउटसोर्स करोगे तो एक नया कारोबार शुरू करके इतने पैसे कमा लोगे। तो ये भी तो आउटसोर्सिंग का बेनिफिट आ गया। तो आउटसोर्सिंग बेनिफिट में सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं आई, और सिर्फ आउटसोर्सिंग बेनिफिट में एडिशनल इनकम भी आ गई फ्रॉम नई प्रोडक्ट, नई बिजनेस, वो भी हमें ले लेना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमने गाइडलाइन प्रिंसिपल जरूर सीखे हैं, बट वो हरफे आखिर नहीं रहेंगे, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो हरफे आखिर नहीं है। हरफे आखिर वो अंडरलाइन जो मैंने लाइन की थी रेलेवेंट कॉस्टिंग में, एनीथिंग विच चेंजेस विद योर डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड। आपके फैसले करने से, यस या नो से जो चीज बदलती है उसको अपने फैसले में डालो। वो रेलेवेंट, वो इनकम है तो इनकम में डालो, वो खर्चा है तो खर्चे में डालो। गाइडिंग प्रिंसिपल अपनी जगह, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल विल ओवरराइड एनीथिंग। बेसिक प्रिंसिपल विल कम टू योर रेस्क्यू इन एनी इशू। किसी वैल्यू पे दिक्कत है, बेसिक प्रिंसिपल पे परख लेना, भाई मेरी जेब पे प्लस माइनस को बोझ पड़ता है इससे कि नहीं, यस या नो से परख लेना। और कोई पॉइंट देन में आता है जी, और क्या हमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखने चाहिए? हमने कहा जी एक हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे लेना चाहिए बात, एक हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बात करनी चाहिए, एक हमें देखना चाहिए कि हमारे इन हाउस रिसोर्सेज जो स्पेयर हो रहे हैं उसको हम कहीं और यूटिलाइज करके बेनिफिट उठा सकते हैं, ये भी एक चीज़ हमें देखनी चाहिए। एक पॉइंट हमें टाइमलीनेस ऑफ सप्लाई की बात भी हो सकती है कि टाइम पे सप्लाई आएगी, अगर देर सवेर हो जाएगी तो हमारे कस्टमर ख्वार होने शुरू हो जाएंगे। टाइमलीनेस ऑफ सप्लाई पे भी बात हो सकती है कि टाइम पे क्वालिटी भी देनी है और टाइम पे देनी है। जो एग्री किया भाई ऑर्डर लीड टाइम लॉक कर लिया 5 दिन, तो भाई 5 दिन के अंदर माल देना है। ये ना हो किसी दिन हम ऑर्डर करें, कभी 10 दिन में आ रहा है, कभी 12 दिन में आ रहा है, तो हमारे कस्टमर डिस्टर्ब होंगे, मैं स्टॉक आउट कॉस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। और कोई पॉइंट दिन में आता है जी? अच्छा जी, हम अभी इसके पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी लेंथी क्वेश्चन है, किस सिनेरियो पे है और कैसे इसको करना है, इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे जारी हैं। नेक्स्ट वीक का हमारा मेजर टाइम हो सकता है पूरा वीक ही शायद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पर जाएगा,
और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे एजेंडा में क्या हैं वो आपके सामने लिस्ट आ रही है। इन केस यू वांट टू टेक नोट ऑफ दीज आप ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं पार्ट ए के ऊपर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।